बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, सब लोगों को वेलकम। आज हम एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है जिसको मैं सम अप करने की कोशिश करूंगा थोड़ी देर में कि पाकिस्तान का लीगल सिस्टम है कहाँ, क्या है और ये किस तरह से सारी की सारी कोर्ट्स की हायरार्की प्लेस्ड है, लॉज कौन से एप्लीकेबल हैं और उनके प्रोसीजर्स क्या हैं। ये इन द नटशेल ये सब कुछ बताऊंगा। और स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए जो अभी लॉ स्कूल में आए ही हैं और उनका दे आर फ्रेशमैन, उनके लिए ये एक बड़ा ज़रूरी टॉपिक है और ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ जो लोग हु आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ स्टार्टिंग देयर करियर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये पता होना चाहिए कि ये हमारा जो कोर्ट सिस्टम है ये किस तरह से काम कर रहा है और आपने अगर लोगों के राइट्स हैं तो कहाँ से जाकर लेके देने हैं, और अगर कोई बंदा एक्यूज्ड है तो कहाँ जाके उसने अपने आप को डिफेंड करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं, आज का ये जो टॉपिक है, ये इन सबको डिटेल में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के साथ अपने साथ साथ लेके चलता हूँ जो विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, कि जिसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारा सिस्टम जो है वो समझ आए कि हम सिस्टम से जो डील कर रहे हैं। बात यह है कि पाकिस्तान व्हेन इट केम इनटू बीइंग, तो इससे पहले यहाँ पे जो राज है वो मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ राज रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के लीगल सिस्टम को देखें तो इसकी जड़ें मैं समझता हूँ कि ये वहाँ पे जाती हैं जहाँ पे मिडिवल पीरियड होता था, और मिडिवल पीरियड के बाद जो है यहाँ पे एक हिंदू इरा आया। हिंदू इरा आने के बाद एक मुस्लिम पीरियड आया, और मुस्लिम पीरियड की जब मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर जो मुगल एम्पायर है और मुगल डायनेस्टी है जो कि 100 साल के लगभग चली है, उनका भी यहाँ पे एक रहा है राज। तो हिंदू इरा, मुस्लिम पीरियड जिसमें मुगल डायनेस्टी है, फिर ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड जो आया पोस्ट उसका जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का पीरियड है। आप सबको मालूम है कि अंग्रेज जो है हमारा खिता जिसके अंदर हम रह रहे हैं, जिसे हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, मैंने इसे सब कॉन्टिनेंट के अंदर आपका इंडिया भी कवर्ड है, आपका श्रीलंका और बांग्लादेश भी कवर्ड है। ये सारे के सारे जितने भी ममालिक थे, इनके ऊपर वो एक बिजनेस की गर्ज से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब शुरू में आई है तो उन्होंने ये किया कि यहाँ पे एक अपना सिस्टम एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, और नेचुरली वो आए थे उधर से ईस्ट बंगाल से, तो कलकत्ता के अंदर जो है ये पहली दफ़ा उन्होंने ये सारा सिस्टम जो है डेवलप किया। तो जुडिशियल सिस्टम जो था वो हिंदू पीरियड में भी चल रहा था, और उसके बाद मुगल एरा में भी था, मुस्लिम रूलर्स दूसरे जो उनके एरा के अंदर भी ये पीरियड था। लेकिन जो अंग्रेज आया उसने यहाँ पे आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1661 का वो चार्टर है कि गवर्नर जनरल जो था, उस गवर्नर और काउंसिल ने ये डिसाइड किया कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनके केसेस जो हैं वो इंग्लिश लॉ के तहत या ब्रिटिश लॉ के तहत डिसाइड किए जाएंगे, और उनके ऊपर जो है इंग्लिश लॉज ही लग रहे होंगे जो कि इंग्लैंड के अंदर सिस्टम था। और ये शुरू में सिर्फ बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, इन प्रेसिडेंसी टाउन्स के अंदर जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम लगा, और लगा भी उन लोगों पे जो उस टेरिटरी के अंदर रह रहे थे, और जो एम्प्लॉयज कंपनी के थे उनके ऊपर उन्होंने जो है ये अपना इंग्लिश सिस्टम लगाया, और वो इंग्लिश लॉ के तहत उनके फैसले करते थे। और फिर ये कि जो लोकल लोग थे, जो नेटिव इनहेबिटेंट्स थे, उनको जो मुफस्सल में रहते थे, उनको लिए एक सेपरेट अदालतें थी उस जमाने में भी, और एक सदर दीवानी अदालत थी और सदर निजामत अदालत थी। जो सदर दीवानी अदालत थी वो सिविल केसेस को डील कर रहे थे, और जो क्रिमिनल मैटर्स थे उनको सदर निजामत अदालत जो है वो डील करती थी। और ये उन्होंने लोकल लॉज इसके ऊपर लगाने होते थे, वो ब्रिटिश लॉ जो है वो नहीं लगता था। लोकल लॉज और रेगुलेशंस के तहत जो है ये लोकल इनहेबिटेंट्स का फैसला होता था। पहली दफा यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने एक रिकॉर्डर्स कोर्ट मद्रास के अंदर जो है एस्टेब्लिश की, और उसके बाद उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट का एक्ट 1800 का था, उसके तहत उन्होंने
ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट के तहत जो है एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश कर दी। ये इंटरेस्टिंग बात है, सुप्रीम कोर्ट पहले इस्टेब्लिश हुई है हाई कोर्ट से, और फिर रिकॉर्डर्स कोर्ट जो बम्बे वाली थी इसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया सुप्रीम कोर्ट से, और इसके लिए एक पार्लियामेंट का एक्ट आया था 1823 में। हाई कोर्ट एक्ट 1861 में आया। इसने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट को अबॉलिश कर दिया और उनकी जगह पे सदर अदालत उनकी जगह पे बना दी, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन हर प्रेसिडेंसी टाउन के लिए। कोर्ट जो थी उसके अंदर एक चीफ जस्टिस होते थे और नंबर ऑफ जजेस जो है वो वेरी करते थे, मुख्तलिफ प्रेसिडेंसी टाउन्स के अंदर वेरी करते थे, और 15 से ज्यादा लेकिन जज कहीं नहीं होते थे। और हाई कोर्ट जो थे ये एक्सरसाइज करती थी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, और फिर ये अपलेट जुरिस्डिक्शन भी सिविल और क्रिमिनल मैटर्स के अंदर जो है हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो थी वो थी। ये सिंध कोर्ट एस्टेब्लिश हुई है अंडर द सिंध कोर्ट्स एक्ट 1926, और फिर एनडब्ल्यूएफपी के अंदर एक कोर्ट एस्टेब्लिश हुई है, एनडब्ल्यू कोर्ट्स रेगुलेशन एक्ट है 1931 का, उसके तहत। और फिर ब्रिटिश बलूचिस्तान कोर्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1939 आया, और इसमें बलूचिस्तान में कोर्ट एस्टेब्लिश हुई, और जुडिशल कमिश्नर की जो कोर्ट्स थी वो इन एरियाज के अंदर जो है ना क्रिएट की गई। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि रिटेन किया हाई कोर्ट्स और उनको और एक फेडरल कोर्ट बनाई। किसने? पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस होने के बाद हमारे पास अपना आइन नहीं था, तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को जो है इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत जो है उसे अपने लिए आइन बना लिया और गवर्नेंस का सिस्टम बना लिया। साथ ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने नया आइन बनाना था, लेकिन मीनवाइल उन्होंने प्रोटेक्शन दे दी कि जो हाई कोर्ट्स थी और वो कायम रहेंगी इस एरिया में, और उस एरिया के अंदर उस वक्त सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट जो थी वो अपनी कायम थी, और यहाँ पे उस वक्त सिंध कोर्ट भी नहीं थी, बलूचिस्तान के अंदर भी कोर्ट नहीं थी, और एनडब्ल्यूएफपी में कोर्ट नहीं थी, और एक फेडरल कोर्ट का कॉन्सेप्ट लाए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट नहीं होती थी, पाकिस्तान बनने के बाद फेडरल कोर्ट आई, और ये 1937 के अंदर फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश हुई थी जो कि यहाँ पे भी रिटेन की गई। जुडिशल कमिश्नर्स थे उस वक्त एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान में। एक नई हाई कोर्ट जो है वो ढाका के अंदर एस्टेब्लिश की गई, और ये नई हाई कोर्ट जो थी ये 1956 के आइन के तहत जो है एस्टेब्लिश की गई हाई कोर्ट के अंदर, और एक फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो थी वो भी एस्टेब्लिश हुई थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अमेंड कर दिया गया 1954 के अंदर, और इसका मकसद ये था कि हाई कोर्ट्स को रिट पिटीशन जारी करने का अख्तियार दिया जाए। रिट पिटीशन जो है प्रेरोगेटिव की रिट्स जो है इनको इशू करने का अख्तियार हाई कोर्ट्स को दिया गया। 1935 इंडिया का जो एक्ट था उसको तरमीम करके अख्तियार 1954 में दिया गया। पहला कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1956 में आया है, उसके बाद एक 1962 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर इट वाज रिप्लेस्ड बाय 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशन ने को ड्रास्टिकली जो है ना जुडिशियल स्ट्रक्चर को और पावर और जुरिस्डिक्शन ऑफ सुपीरियर कोर्ट को चेंज नहीं किया। मास वाइज के जो सिंध के अंदर एक सिंध हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हो गई, और इसके अलावा जो है फिर बलूचिस्तान की जो कोर्ट थी उसको भी हाई कोर्ट का दर्जा दिया गया। पहले ये कमिश्नर कोर्ट थी, इस तरह एनडब्ल्यूएफ की कोर्ट को भी इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का दर्जा दे दिया गया, और सुपीरियर कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन जो है वो कमो बेश तमाम आइन जो है इनके अंदर एक जैसी ही रही है, और इस सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव का कॉन्सेप्ट भी था। फुल फ्लेज हाई कोर्ट जो है 1973 के आइन ने जो है वो बना के, तो ये जो कमिश्नर कोर्ट्स थी इनको फुल फ्लेज हाई कोर्ट्स का दर्जा जो दे दिया। दूसरे सूबों में पंजाब के अलावा और सिंध के अलावा जो बलूचिस्तान की कोर्ट थी, कोयटा हाई कोर्ट और इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट जो है इनको उन्होंने हाई कोर्ट का दर्जा दिया। एक नई कोर्ट जो है फेडरल शरिया कोर्ट, ये 1980 के अंदर जब ज़िया-उल हक का रजीम था उस दौरान एक नई फेडरल शरिया कोर्ट आई, और इसकी जुरिस्डिक्शन जो है आर्टिकल 203D के अंदर ये एस्टेब्लिश हुई है। 1973 का जो आइन है उसका मकसद ये था कि ये कोर्ट सुओ मोटो अगर कोई भी कानून इस्लाम और सुन्ना से मुतसादम हो या कोई शहरी दरख्वास्त दे दे इनके पास, तो उसको जायजा लेके
तो वो अगर डिक्लेयर कर दें कि ये रिप्रेजेंट टू इस्लाम एंड सुन्ना है, तो दैट लॉ विल नॉट होल्ड द फील्ड। 6 महीने के अंदर अगर गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन नहीं की तो दैट विल बी द लॉ ऑफ द कंट्री। और इसका एक एपलेट बेंच भी फेडरल शरिया कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनाया गया, और इसमें जो हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनके साथ साथ उलमा कराम बैठे हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ कुछ उलमा कराम जो हैं वो भी बराबर बैठते हैं, और उनका बराबर पार और वोट है टू डिसाइड अ केस। ये कॉन्सेप्ट आया, इसको बाय वर्चू ऑफ 8th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोटेक्शन दी गई है, और वो प्रोटेक्शन दी गई जुनेजो साहब की हुकूमत ने दी, और इस जौलक के सारे कामों को जहां उन्होंने वैलिडेट किया, साथ ही साथ ये वाली फेडरल शरिया कोर्ट जो है ये वाला आर्टिकल जो है ये भी हो गया वैलिडेट। अब कोर्ट्स जो हैं इनकी कंपोजिशन और पावर्स और फंक्शंस जो हैं वो दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही, और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, और इसका प्रियम्बर भी और आर्टिकल 2A। और इसका जो अहम बात है कि टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रियम्बल और आर्टिकल 2A का मैंडेट है। और फिर जो क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस है वो दी हुई है, और उनकी क्वालिफिकेशन और का मोड ऑफ अपॉइंटमेंट आर्टिकल 177 से लेके 193 तक जो है। और फिर ये जो है कोर्ट्स जो हैं इनके जजेस की रिमूवल का भी एक तरीकाकार दिया गया है, जो हमारे पास सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कॉन्सेप्ट है। ये रेफरेंस जो है अगर इनके पास भेजा जाए मिसकंडक्ट के लिए, किसी रिमूवल ऑफ जज के लिए, तो मिसकंडक्ट या फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी की बुनियाद पे आर्टिकल 81 से 21 तक ये सारी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन है कि जज को रिमूव किस तरह किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है, और ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध वर्सेस शरफ फरीदी एक केस है, PLD 1994 सुप्रीम कोर्ट 105। इसने जबरदस्त इंटरप्रिटेशन इस लिहाज से की कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग कर दिया। इस जजमेंट्स के आने से पहले 1973 के आइन का यह मैंडेट था कि विद इन फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 5 years टाइम सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हो जाएगी। यानी मजिस्ट्रेट जो थे वो पहले गवर्नमेंट के ये एग्जीक्यूटिव के अख्तियारात, जैसे कोई जलसा जुलूस कंट्रोल करना या लोगों के ट्रैफिक चलान करना, ये प्राइस चेकिंग करना, इनके साथ साथ जुडिशल ड्यूटीज भी दे रहे थे। ये जब सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इस जजमेंट के नतीजे में हुई है। शरफ फरीदी साहब वाज अ लॉयर फ्रॉम कराची, जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट में इनिशियली केस किया था, फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उसके खिलाफ एक अपील की थी, और अपील में यह डिसीजन हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा कि ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव कर दी जाए। अब हमारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं वो अलग हैं, और जो जुडिशियल काम करने वाले मजिस्ट्रेट हैं वो हमारे सिविल जजेस ही करते हैं, लेकिन ये वो लैंडमार्क जजमेंट है जिसकी वजह से हुआ। एक इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 175(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि जुडिशरी जो है सेपरेट होगी प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव विद इन 14 years टाइम। 23 मार्च 1996 के अंदर ये जो है इसकी इंटरप्रिटेशन करके उन्होंने कहा कि जी आप सेपरेट अप कर दें इसको, जुडिशरी को। फिर एक केस है असद अली वर्सेस फेडरेशन, PLD 1993 सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन की मुख्तलिफ प्रोविजंस जो हैं इनकी क्लैरिफिकेशन और इनकी इंटरप्रिटेशन की है, और जिसकी बुनियाद के ऊपर क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस जो है और चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट जो है वो इस जजमेंट के जरिए से कोर्ट ने इंटरप्रेट की है। और अब आप अगर कोर्ट सिस्टम हमारा देखें तो एक तो ये हायरार्की है जो आपको ये ग्राफ नजर आ रहा है, इसमें एट द एपेक्स इज द सुप्रीम कोर्ट, और फिर हमारे पास इस वक्त 5 हाई कोर्ट हैं। 4 सूबों में 4 हाई कोर्ट, और फेडरल टेरिटरी जो इस्लामाबाद है वहां पर भी अब एक हाई कोर्ट बना है, विच इज अ न्यू फिनोमेना अंडर द 17th अमेंडमेंट। पहले ये नहीं था, लेकिन अब ये एक नया हाई कोर्ट भी मार्ज वजूद में आया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहलाता है। तो 5 हाई कोर्ट्स हैं, और उसके नीचे सिस्टम इस तरह से है कि हमारा सिस्टम डिस्ट्रिक्ट्स में काम करता है। हर हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का जो इंचार्ज है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज है। जैसे पंजाब के अंदर 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो यहाँ पे 36 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस होंगे, और उनके अंडर जो है वो
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस भी होते हैं, नंबर डिफरेंट हो सकता है डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, एंड अंडर दैट जो सिविल जजेस हैं और मजिस्ट्रेट्स हैं वो सब के सब काम कर रहे हैं। और हर सूबे में यही एक सिस्टम है कि लोएस्ट पॉसिबल लेवल पे हमारे पास एक सिविल जज या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होता है, और फिर हाईएस्ट लेवल के ऊपर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। तो ये जो सिलसिला है किसी भी केस को ट्राई किया जाना है इन द कोर्ट ऑफ प्रिलिमिनरी प्लेनरी जुरिस्डिक्शन, जिसके पास अख्तियार है तो वहां से स्टार्ट होना है। लेकिन इस ग्राफ में आप ये देख रहे हैं कि एक फेडरल शरिया कोर्ट भी लेफ्ट पे आपको नजर आ रही है। यहाँ पे नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो हैं वो भी दिए हुए हैं कि हर हाई कोर्ट के अंदर कितने हैं, और फेडरल शरिया कोर्ट के भी जजेस दिए हुए हैं, और डिस्ट्रिक्ट जजेस की तादाद डिस्ट्रिक्ट्स की हर सूबे के अंदर कितनी है वो दी गई है। और इसके अंदर जो है सिविल जजेस भी, उनका भी जो है ये सारा इस ग्राफ में मेंशन्ड है। अब हम शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इसके पास तीन तरह की जुरिस्डिक्शंस हैं। आर्टिकल है 184, 185 और 186 हमारे आईन पाकिस्तान का। और इसके अंदर से कोर्ट की पहली जुरिस्डिक्शन जो है वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि कोर्ट रेफरेंस पे किसी लीगल इशू को डिटरमिन करके तो उसका एक राय उनसे ली जाती है, तो वो अपने वर्डिक्ट देते हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू रेफरेंस इनके पास जा सकता है, और ये इनकी एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। जैसे एक हिजबा बिल आया था जिस वक्त एमएमए की हुकूमत थी सुबह NWFP में उस वक्त, अब तो ये पख्तूनख्वा कहलाता है। उस उन्होंने कुछ आइन के आर्टिकल्स के बारे में फैसला किया था और शरिया नाफिज करने के लिए कोई पूरा एक सिस्टम दिया था। तो अब ये मसला दरपेश हुआ कि क्या फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट उस वक्त दोनों ही होती थी, तो क्या सूबे का अख्तियार किस हद तक है। तो इसके ऊपर परवेज मुशर्रफ साहब ने एक रेफरेंस किया था सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दी थी बहुत सारी लेजिस्लेशन जो पख्तूनख्वा ने की थी कि ये सूबे के अख्तियार में नहीं आता। तो ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, किसी भी मामले के ऊपर एडवाइस ली जा सकती है और ये एडवाइस जो है सुप्रीम कोर्ट देती है। दूसरी जुरिस्डिक्शन इनकी कोर्ट की ये है कि ये कोर्ट जो है फाइनल आर्बिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके डिसीजन बाइंडिंग है तमाम कोर्टों के ऊपर। तो आर्टिकल 189 में तो जो इसकी जुरिस्डिक्शन दूसरी है वो है इसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहाँ पे है? अगर दो सूबों का आपस में कोई झगड़ा हो तो सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अगर वफाक का किसी सूबे के साथ कोई भी डिस्प्यूट किसी किस्म का हो तो इसको रिजॉल्व करने के लिए भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। इसके अलावा हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो पूरे का पूरा चैप्टर है, और जिस फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन पे और इन एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ अगर सम अथॉरिटी हो या ऐसा एक्शन है जो बियॉन्ड देयर जुरिस्डिक्शन हो, तो आप आर्टिकल 199 के अंदर वो जो 5 रिट पिटीशन हम दायर करते हैं कि एक प्रोहिबिशन की रिट पिटीशन, दूसरी सरशरारी की रिट पिटीशन, कोवरेंटो की रिट पिटीशन, मैंडमस की रिट पिटीशन और हैबिस कार्पस की रिट पिटीशन, ये जो 5 रिट पिटीशंस हैं ये दायर की जा सकती हैं हाई कोर्ट के अंदर। और कोई गवर्नमेंटल और सेमी गवर्नमेंटल अथॉरिटी अगर कोई काम जो उन्होंने करना है वो ना कर रहे हो तो उसके लिए रिट कर सकते हैं, और अगर वो कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो उनके डोमेन में नहीं है तो उनको रोकने के लिए रिट पिटीशन की जा सकती है। और कोई ऐसा काम वो करते हैं जो उनसे जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड था तो उसे सेट एट नॉट करने के लिए, उसको सेटिसाइड करने के लिए भी रिट की जा सकती है, और हब्से भेजा का अख्तियार भी है। और को वारंटों के अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है तो उसके लिए भी रिट की जा सकती है। अगर फंडामेंटल की राइट्स की वायलेशन ऐसी हो कि जो लार्ज सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को जो है इफेक्ट करती हो, तो उस सूरत में आपको ये अख्तियार हासिल है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं, और सुप्रीम कोर्ट अगर ये समझे कि ये ऐसा क्वेश्चन ही है तो वो आपका डायरेक्ट रिट पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में भी एंटरटेन कर सकती है।
तो ये जो हम एक जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं कि जी ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, और ये जो पिटिशंस फाइल होते रहे, इवन सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन, ये सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 184 के अंदर आती है। और ये इनकी जुरिस्डिक्शन है जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहलाती है। और इसके ऊपर काफ़ी बहस होती है, जुडिशियल एक्टिविज्म की और जुडिशियल रिस्ट्रेंट की भी बातें होती हैं। आजकल भी ये जो कोरोना वायरस वाला केस है, ये सुओ मोटो जो चीफ जस्टिस साहब ने लिया हुआ है, ये इसी जुरिस्डिक्शन में बहुत बड़े बड़े केसेस इसके अंदर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे चीफ जस्टिस साहब को निकाल दिया था और एक तारीख चली थी, और वो जो नलीफाई किया था एक्शन, वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में गया था। ये जफर अली शाह केस जो है, ये परवेज मुशर्रफ के मार्शल के खिलाफ जो उन्होंने आके बेंस कर दिया था सब कुछ और यूजरपर के तौर पे कब्जा कर लिया था, ये जफर अली शाह केस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट गया था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ केस वर्सेस फेडरेशन, जो उन्होंने अपनी असेंबली की डिसोल्यूशन को चैलेंज किया था, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का केस है। बेनज़ीर भुट्टो का केस, पॉलिटिकल पार्टीज वाला केस। आपका ये जो दर्शन मसीह केस है, जो ब्रिक किलन्स के मुतालिक और बॉन्डेड लेबर का केस है, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का केस है, बल्कि सुओ मोटो भी है। इसी तरह स्टूडेंट यूनियन का केस जो है, ये भी इसी जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। और ये जो एप्लीकेशंस दे के चीज़ों को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में एंटरटेन वो कर लेते हैं, ये सारे के सारी इनकी यही एक डोमेन है, और ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। और लास्ट जुरिस्डिक्शन जो है वो है उनकी एपलेट जुरिस्डिक्शन। तो तमाम वो केसेस जिनके अंदर अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिल जाए या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाए, तो इसके खिलाफ बाय राइट एक अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल साइड पर लाई करती है। और ये उनकी अपलेट जुरिस्डिक्शन का हिस्सा है। सिविल साइड के ऊपर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का कोई भी डिस्प्यूट हो, सब्जेक्ट मैटर हो, तो उसकी एक अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लाया करती है, और ये उनकी अपलेट जुरिस्डिक्शन है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की एक अपलेट जुरिस्डिक्शन ये है कि जहाँ पे अपील बाय राइट नहीं है, आप लीव टू अपील की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, और अगर वो एप्लीकेशन आपकी मंजूर हो जाए तो आपको अपील करने का चांस मिल जाता है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अपील। तो लीव टू अपील की एप्लीकेशन क्रिमिनल और सिविल दोनों साइडों के ऊपर ही होती है, और वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसे मामलात को अपील में सुन सकते हैं जिसकी वो लीव ग्रांट करते हैं, और फंडामेंटल पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व हो, कोई लॉ पॉइंट जो है जिसके ऊपर उन्होंने अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट करनी हो, तो ये जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की है। और मैंने जैसे आपसे पहले जिक्र किया, आर्टिकल 189 पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो है वो सारी कोर्ट्स पे बाइंडिंग है, और तमाम अथॉरिटीज को इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट काम करना है, और उनके ऊपर बाइंडिंग जजमेंट्स हैं। एक जजमेंट का ये एक जनरल प्रिंसिपल है, वो सुप्रीम कोर्ट का के ऊपर भी एप्लीकेबल और हाई कोर्ट पे भी, कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो लार्जर बेंच की है वो स्मॉलर बेंच पे बाइंडिंग होती है। जैसे अगर 5 मेंबर बेंच ने कोई फैसला किया है तो वो 3 मेंबर बेंच को वो फॉलो करना पड़ेगा। एंड इसी तरह से हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो तमाम लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है, और हाई कोर्ट्स पे भी बाइंडिंग है। अगर लार्जर बेंच का फैसला है तो वो स्मॉलर बेंच पे, अगर डीबी का फैसला है तो वो सिंगल बेंच पे बाइंडिंग होगा। ये हाई कोर्ट के लिए ये सुप्रीम कोर्ट हुआ। और सुप्रीम कोर्ट जो है कंसिस्ट करती है आर्टिकल 176 में एक चीफ जस्टिस और उनके साथ 16 और जजेस। ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के जरिए से डिटरमिन की जाती है तादाद। इस वक्त जो है एलिजिबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आर्टिकल 177 में जो है, और डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर जो है वो किया गया पार्लियामेंट में, और वो 17 है। एपलेट जुरिस्डिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 185 में आती है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी 185 के अंदर आती है। फिर इसके बाद सिविल और क्रिमिनल केसेस सुनने के अलावा फेडरल शरिया कोर्ट का एक बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जिसके अंदर जो जजेस बैठे हैं वो टोटल 5 हैं। उनमें से 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग होते हैं, और 2 उलमा कराम होते हैं जिनको अपॉइंट कर दिया जाता है एज ए जज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब आर्टिकल 175A में जजेस की अपॉइंटमेंट का एक तरीकाकार है, और उसके मुताबिक उनको अपॉइंट कर दिया जाता है, और वो वहाँ पे परफॉर्म ड्यूटी कर रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ जो फेडरल शरिया कोर्ट के फैसले हैं उनके खिलाफ एपलेट कोर्ट बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, बाकी सूरतों में नहीं। और फिर ये है कि कुछ स्पेशल कोर्ट्स हैं, जैसे सर्विसेज ट्राइब्यूनल आर्टिकल 212 में दिया हुआ है कि वो जितने सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी टर्म्स ऑफ सर्विस के मुतालिक आप सर्विसेज ट्राइब्यूनल जा सकते हैं, किसी और कोर्ट में नहीं। तो उनके फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आपको सुप्रीम कोर्ट में ही एक लीव टू अपील लेनी होती है, तो वो फैसला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है।
ये 184(3) के अंदर जो जुरिस्डिक्शन है कि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो, जैसे मैंने आपको बताया, और लार्ज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी सफ़र करता हो। इसी तरह ये जो ह्यूमन राइट्स की जुरिस्डिक्शन है, ये सालाना तकरीबन कोई 1.5 लाख से 2 लाख एप्लीकेशन जो हैं ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के लिए ह्यूमन राइट्स और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के केसेस में कोर्ट के पास आती हैं, और उनमें से वो जो मुनासिब समझते हैं कि इस काबिल ये केसेस हैं कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए तो ले लेते हैं। प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद में है सुप्रीम कोर्ट की, और इनके 4 ब्रांच रजिस्ट्रीज भी हैं, लाहौर में और कराची के अंदर और कोयटा में और पेशावर में, जहाँ पे ये प्रोविंशियल मेट्रोपोलिस के अंदर जो है जाती रहते हैं, ये रजिस्ट्री के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस जाते रहते हैं, और वो वहाँ पे भी लोकल केसेस हैं। तो मेरे पास ये ऑप्शन होती है कि अगर मेरा लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का कोई केस है तो उसे मैं लाहौर रजिस्ट्री पे फाइल कर लूँ, या मैं प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद में फाइल कर लूँ। इसी तरह से बाकी सूबों में भी लोगों को हक हासिल है कि वो वहाँ कर लें। इसके बाद जो है हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की बात आती है। हाई कोर्ट के जजेस हैं, और इस वक्त जो जजेस हैं वो 60 जजेस हैं लाहौर हाई कोर्ट के। इस तरह आपके 36 जजेस हैं सिंध हाई कोर्ट के, और फिर पेशावर हाई कोर्ट के 16 जजेस हैं, और 9 जजेस जो हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हैं, और इसी तरह से जो है 7 जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं। ये डिटर्मिनेशन हुई हुई है, और अपॉइंटमेंट जो है जजेस का जो तरीक़ाकार है, ये चीफ जस्टिस जो है उनको अपॉइंट कंसल्टेशन विद दी जो हमारा ये जुडिशल कमीशन है और पार्लियामेंट्री कमेटी का एक कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 175A में। लेकिन जो सीनियर मोस्ट जज है, ही हैज़ द लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी ऑफ बिकमिंग अ जज। ये अल जहाद ट्रस्ट का जो केस था फेमस, जिसमें सज्जाद अली शाह साहब ने एक जजमेंट दी थी, उसकी बुनियाद के ऊपर जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का उनकी एक्सपेक्टेंसी है कि वो डायरेक्ट चीफ जस्टिस नॉमिनेट हो सकते हैं। और फिर ये है कि जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, और फेडरल शरिया कोर्ट के जजेस की, एक बात आप जहन में रखें कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरिया कोर्ट है। बाकी कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं कहलाते। और इनके जो जजेस हैं उनकी क्वालिफिकेशन इस तरह से दी गई है कि हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी उम्र 45 ईयर्स होनी चाहिए, और उनकी 10 ईयर्स की एक्टिव प्रैक्टिस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं उनकी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस यह है कि अगर 15 साल की उनकी स्टैंडिंग और 45 ईयर एज हो तो डायरेक्टली कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, जो कि अभी तक कभी कोई बना नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है। और यहाँ हाई कोर्ट के वो 5 ईयर्स तक जज रहे हो तो उनको भी कंसिडर किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी एलिवेशन हो। और जिस वक्त हाई कोर्ट के जज लगाते हैं तो एक या तो एक्टिव प्रैक्टिस है, या अगर वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जो हैं वो उनकी स्टैंडिंग एज ए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो भी उनकी अगर क्वालिफिकेशन ये है कि अगर वो 5 साल तक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रह चुके हैं तो ही कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। एज वही फैक्टर है। अब ये जो नाम होते हैं ये सारे के सारे जजेस के, ये प्रपोज पर्टिकुलर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब वो करते हैं, और वो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है जो बॉडी है जो अपॉइंट करती है जजेस को 175A आर्टिकल के अंदर, वो हमारा है एक जुडिशल कमीशन। और जुडिशल कमीशन जो है वो कंसिस्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके साथ सीनियर मोस्ट 4 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक रिटायर्ड जज जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नॉमिनेट किया, वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, वो ही इज आल्सो ऑन द कमीशन। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, लॉ मिनिस्टर फेडरल जो हैं वो उसके मेंबर हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल के एक नॉमिनी जो हैं वो भी इसके ऊपर होते हैं। और इन सब ने अगर किसी के नाम की अप्रूवल दे दी, ये मैं सुप्रीम कोर्ट के जज की अभी बात कर रहा हूँ, अप्रूवल दे दी इस कमीशन ने, तो फिर ये जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, और पार्लियामेंट्री कमेटी के जो मेंबरान हैं वो उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम दी रूलिंग पार्टी एंड दी अपोजिशन होते हैं। तो इसके अंदर 4 सेनेटर और 4 नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते हैं। उनमें से 2 जो सेनेटर्स हैं वो अपोजिशन के होंगे, 2 जो हैं गवर्नमेंट के होंगे। इसी तरह से नेशनल असेंबली के 2 मेंबर अपोजिशन के, और 2 जो हैं वो सिटिंग गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं। ये 8 लोग जो हैं जो रिकमेंडेशन जो है की है उन्होंने
जुडिशल कमीशन ने उसको ये देखते हैं और ये उसको अब तो बहुत इनका जी पार जो है वो कटेल कर दी गई है, क्योंकि इसमें 19th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आई थी, एक 18th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था एक केस में, और इनको ऑलमोस्ट उन्होंने रिडंडेंट ही कर दिया है। बहरहाल एक फॉर्मेलिटी है, वो अगर किसी का नाम वापस भिजवाएं और कमीशन दोबारा पास कर दे तो वो मजबूर हैं कि वो करेंगे, और जब इनके पास से होके नाम में चला जाता है तो वो फिर प्राइम मिनिस्टर के थ्रू जाता है प्रेसिडेंट को और वो नोटिफिकेशन कर देते हैं, तो समवन इज अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की एज जो है वो 65 ईयर्स है। फिर हाई कोर्ट के जो जज के लिए यही जो कमीशन है इसको ज़रा वास्ट कर दिया जाता है। फर्ज करें कि अगर आपने सिंध हाई कोर्ट के एक जज की अपॉइंटमेंट करनी है तो इस कमीशन में वो तमाम के तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के लिए लोग मैंने बताए थे वो तो इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा है ही, लेकिन साथ ही इसके अंदर मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, उनके सीनियर प्यूनी जज जो नेक्स्ट टू चीफ जस्टिस हैं वो इसके मेंबर होंगे, प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर मेंबर होंगे, एडवोकेट जनरल मेंबर होंगे, और प्रोविंशियल बार काउंसिल के एक नॉमिनी भी इसमें बैठेंगे। तो ये कमीशन भी अगर किसी के नाम की मंजूरी दे जाए तो ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटी उसी तरह से ही है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, उनके थ्रू होके प्रेसिडेंट साहब किसी को नोटिफिकेशन जब कर देते हैं तो उस नोटिफिकेशन की बुनियाद पे ओथ लेना होता है जज साहबान ने, और ही दे आर अपॉइंटेड एज जजेस। हाई कोर्ट के जज साहब की रिटायरमेंट की जो एज है वो 62 ईयर्स है। सिविल सर्वेंट्स की 60 साल है। डिस्ट्रिक्ट जज साहब तक के लेवल के सिविल जजेस और जितने जुडिशियल ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट जज 60 साल में रिटायर होते हैं। हाई कोर्ट के जज साहब 62 साल में, और सुप्रीम कोर्ट में इनको 65 साल की उम्र में रिटायर किया जाता है। अब जो हाई कोर्ट हैं उनके पास जो क्वालिफिकेशन दी हुई है वो आर्टिकल 199 में 193 में दी हुई है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास जो है वो है, एक्सरसाइज वो करते हैं, और ये जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ये आर्टिकल 193 के अंदर है। ये इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो जुरिस्डिक्शन है वो ये है, और वो 199 आर्टिकल जो है इनटू प्ले आता है, जिसके तहत जो है ये रेट पिटिशन पांचों तरफ की जो मैंने जिक्र किया था, पांचों तरह की रेट पिटिशन दायर होती है। एपलेट जुरिस्डिक्शन जो है जजमेंट और ऑर्डर जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के हैं सिविल और क्रिमिनल मैटर्स के, इनकी एपलेट कोर्ट भी हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट जो है अपीलें सुनती है सिविल साइड के ऊपर। मैं अभी आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ RFA RSA वगैरह का अपीलों का, और मैं क्रिमिनल साइड पे भी मैं अपील रिव्यू रिवीजन का भी आपके साथ अभी जिक्र करूंगा। लेकिन एक एपलेट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में है, जो फैसले नीचे से हुए होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज साहब के लेवल पे और या सिविल जज साहबान के लेवल पे, इनकी एक एपलेट कोर्ट भी हाई कोर्ट है। और फिर इनकी एक सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 203 में, जिसमें इनका ओवरऑल प्रोविंस के ऊपर कंट्रोल है और उन्होंने ये कंट्रोल एक्सरसाइज करना होता है। इंटरेस्टिंगली एनफ इसके ऊपर एक मैंने बड़ी ज़ाती तौर पे एक रेपुटेशन की जो मैं समझता हूँ हिस्टोरिक है। उसमें मैं एज ए पर्सन, का टाइटल है मियां जफर इकबाल कलानौरी वर्सेस चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट एंड अदर प्रोविंशियल चीफ जस्टिस। तो ये पहली दफ़ा ये हुआ कि चीफ जस्टिस को रिस्पोंडेंट बना के मैंने रेड की, और उसमें मैंने ये कहा कि आर्टिकल 203 जो है जो सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है और कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट जुडिशरी कर रहा है, ये 1973 के आइन में ज़रूर मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई कंट्रोल हाई कोर्ट्स का जो है वो लोअर कोर्ट्स के ऊपर नहीं है। और अगर आप ये कंट्रोल करना चाहते हैं और मौसर तौर पे, तो आप आर्टिकल 203 के भी रूल्स बनाए, और मैंने मॉडल रूल्स बना के दिए थे। मसलन अगर एक कानून कहता है कि 6 महीने में केस का डिसीजन होना चाहिए तो वो कभी नहीं होता, और वो रूल्स बनाने के बाद सारे चीफ जस्टिस को नोटिस हुए, और तमाम चीफ जस्टिस ने ये कंसीड किया कि उनकी रूल्स कमेटी मेरे बनाए हुए रूल्स को कंसीडर करके ये रूल्स बनाएंगे, और ये अब रूल वो बन जाते हैं उस रेड पिटिशन के बाद। तो ये होगा जैसे आर्टिकल 199 में आप ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो आर्टिकल 203 के ऊपर भी आप कोई सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन और कंट्रोल को मौसर करने के लिए कोई भी बंदा एक पिटिशन दायर कर सकता है कि नीचे वाली जुडिशरी के ये जज साहब ने इस लॉ को फॉलो नहीं किया या ये वायलेशन हो रही है। तो ये एक सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। फिर मैंने आर्टिकल 203 का पहले जिक्र किया था कि उसमें
हमारी जो है ना शरिया कोर्ट बनी है, और ये उसके अंदर आर्टिकल 203C ही ये कह रहा है कि क्वालिफिकेशन जो शरिया कोर्ट के जज साहब की है वो ये है कि जिनके क्वालिफिकेशन या तो हाई कोर्ट के जज की और वो 3 साल तक हाई कोर्ट के जज रह चुके हों, तो उनको अगर वही जो सिस्टम है 175A का जुडिशल कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी का, तो किसी को अपॉइंट करने के लिए सिफारिश कर दी जाए तो वो प्रेसिडेंट साहब नोटिफिकेशन करेंगे तो शरिया कोर्ट के जज हो जाएंगे। लेकिन साथ ही कुछ ऐसे लोग भी जजेस इसके अंदर हो सकते हैं कि ये यहाँ पे सर्विंग और रिटायर्ड हर तरह के जजेस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हो सकते हैं, लेकिन उनको 3 साल वो जरूर जज रहे हों, ये क्वालिफिकेशन है। दूसरा ये कि ऐसे लोगों को जज लगाया जो उलमा दीन है, और उनको भी बनाया जा सकता है। तो ये जो कोर्ट है इसको हदूद के लॉज के अंदर भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, और कोई चीज़ रिपग्नेंट टू इस्लाम एंड सुन्ना करार देनी हो तो उसके बारे में भी है। ये फेडरल शरिया कोर्ट की मैंने आपको बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑर्डर 1980 का आया था, जिसको 8th अमेंडमेंट ने जो है ना प्रोटेक्शन दे दी, और दिस इज अगेन ये कोर्ट्स के जजेस भी अपॉइंट जो हैं वो उसी प्रोसेस से होते हैं जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। दो तरह की कोर्ट्स जो हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो हैं दी गई हैं। ये 1898 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि अभी भी राइज है पूरी ताकत के साथ, ये लॉर्ड मकाले के अंडर जो बहुत सारे कवानीन ब्रिटिश रजीम के अंदर एक बड़ी एफर्ट की गई थी। वो काफ़ी इंटेलिजेंट आदमी थे, उन्होंने काफ़ी सारे कवानीन बनाए और हमने वो इनहेरिट किए और वो अभी तक चल रहे हैं थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स के साथ। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी उतना ही पुराना है 1898 का, और इसके अंडर जो है ना कोर्ट्स जो है एग्जिस्ट करती हैं, और इन कोर्ट्स के साथ साथ जो सिविल कोर्ट्स जो हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं, और ट्राइब्यूनल्स भी हैं जो स्पेशल लॉज के अंदर क्रिएट हुए हैं। तो कुछ कोर्ट्स ऐसी हैं जो कि हमारे इस प्रोसेस के अंडर नहीं आती, जो हमारा ये नॉर्मल हायरार्की है उससे हट के हैं, और वो मुख्तलिफ एनेक्टमेंट्स के जरिए लॉ मिनिस्ट्री वगैरह के जरिए से जो है कोर्ट्स हैं, और उनकी जो पावर और जुरिस्डिक्शन है वो भी उन्हीं स्टैट्यूट्स के अंदर डिटरमिन कर दी गई है। और जो जजमेंट्स हैं स्पेशल कोर्ट्स की, ये भी सुपीरियर जुडिशरी के सामने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है असेल होती हैं, और इनकी अपीलें और रिविजन्स जो हैं सुनी जाती हैं। सिविल कोर्ट्स जो हैं उनको आप सिविल कोर्ट्स के जो जजेस हैं, जब मैं सिविल कोर्ट्स कह रहा हूँ तो इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट लेवल जजेस आल्सो। तो इनके सिविल सर्वेंट्स के जो हैं रूल्स लगते हैं। अभी तक जो है जुडिशरी के लिए कुछ सेपरेट रूल्स नहीं बनाए गए, और हाई कोर्ट इनके ऊपर एक्सरसाइज करता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। सिविल कोर्ट जो है ये होती है डिस्ट्रिक्ट जज साहब, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड सिविल जज, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि CPC जो प्रोसीजर है सिविल केसेस को डील करने के लिए, उसके अंदर कोर्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर कोर्ट की डेफिनेशन है, लेकिन सिविल कोर्ट्स जो है ये सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस है उसके अंडर ये कोर्ट्स बनी हुई हैं, और वो कोर्ट्स को जब डिफाइन करता है तो वो कहता है कि जी डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये सिविल जजेस हैं। सिमिलरली जो क्रिमिनल साइड पे है वो सेशंस जज, एडिशनल सेशन जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताऊं, ये एपलेट लेवल पे जो हमारी कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, वो डिस्ट्रिक्ट जज भी हैं और वो सेशंस जज भी हैं, और इसी तरह उनके साथ क्योंकि काम बहुत ज्यादा होता है, और हर जज साहब के साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट के साइज को देखते हुए, वो भी उस वक्त डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं जब वो सिविल केस सुन रहे हैं, और उस वक्त वो सेशंस जज कहलाएंगे जब वो क्रिमिनल केस सुन रहे हैं। तो क्रिमिनल साइड के ऊपर जो कोर्ट्स हैं मैंने आपको बताया कि ये आगे जो डिस्क्राइब्ड हैं कि मजिस्ट्रेट से लेकर सेशंस जज तक ये कोर्ट्स हैं। इनकी जो पिक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है ये डिटरमिन की गई है, और उस डिटर्मिनेशन के मुताबिक ये सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि इनके पास अपीलें लाइक करती हैं, और कुछ अपीलें जो हैं वो फिर हाई कोर्ट के पास लाइक करती हैं। फिर अगर
कोई एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा का सूट हो तो ये डिटरमिन करता है कि इसको थर्ड क्लास जज सुनेगा, सेकंड क्लास सुनेगा या फर्स्ट क्लास सुनेगा। और जो मजिस्ट्रेट की जुरिसडिक्शन या क्वांटम ऑफ पेनल्टी के मुताबिक डिटरमिन होती है, और क्रम के वो कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं उसके मुताबिक। और उनके खिलाफ अपीलें जो हैं क्रिमिनल कोर्ट्स के यानी मजिस्ट्रेट्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें जो हैं वो भी सेशन जज साहब के पास या हाई कोर्ट के पास जाती हैं। इसी तरह रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, ये वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी दो तरह की है, एक अर्बन एक रूरल। तो रूरल प्रॉपर्टी जो है इस जायदाद के बारे में कोई भी अगर कोई केसेस होने हैं तो ये रेवेन्यू कोर्ट्स में होते हैं, सिविल कोर्ट्स में नहीं आते। अगर सिविल कोर्ट्स में करेंगे तो इट विल बी बार्ड बाय लॉ, ये नहीं चलेगा। और रेवेन्यू कोर्ट्स जो हैं वो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के अंदर इस्टेब्लिश हैं। और रेवेन्यू कोर्ट्स क्या होती हैं? ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके बाद कमिश्नर, फिर कलेक्टर और फिर असिस्टेंट कलेक्टर, और असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और का असिस्टेंट कलेक्टर होता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है इन कोर्ट के ऊपर, और इनके जो ऑफिसर्स हैं इनको भी अपॉइंट कौन करती है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और लॉ जो है ये पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट और रूल्स इसके साथ बने हुए हैं, ये पावर्स और फंक्शंस डिफाइन करते हैं मुख्तलिफ ऑफिसर्स के क्या होंगे। और इसके बाद लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर आइटम नंबर 14 फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट और फोर्थ शेड्यूल है, इसके अंदर जो है सारा जिक्र किया गया है कि जुडिशरी को ये डील करता है जो और ये डील करता है कि ये जो स्पेशल कोर्ट्स है कैसे फंक्शन करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है उसके अंदर कुछ कोर्ट्स जो हैं वो काम करती हैं, कुछ दूसरी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अंदर काम करती हैं, कुछ ट्राइब्यूनल्स काम करते हैं। जैसे स्पेशल बैंकिंग कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट कस्टम की है, टैक्सेशन की कोर्ट है, एंटी करप्शन की कोर्ट्स हैं, इनकम टैक्स की अपीलेट ट्राइब्यूनल है, इंश्योरेंस अपीलेट ट्राइब्यूनल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई जुडिशियल ड्यूटी और कोई क्वाजी जुडिशियल ऑफिसर्स अपॉइंट किए हुए जो हैं वो दोनों काम कर रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी भी करते हैं और जुडिशियल ड्यूटी भी करते हैं। तो ये जो एस्टेब्लिश हुए हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के अंडर लॉज ये एस्टेब्लिश हुए हैं, इनको कौन ऑफिसर जो है वो प्रिजाइड करेंगे। इनमें से कुछ तो हैं जो हमारे नॉर्मल कोर्स के अंदर जो जजेस हैं ये यहाँ पे अपॉइंटेड हैं, ऑन डेपुटेशन इधर चले जाते हैं और वो जाके फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, और उनको कुछ देर के लिए इस केडर पे जॉब करने के लिए जो है गवर्नमेंट को हमारी जुडिशरी मुस्तार दे देती है। और कुछ ट्राइब्यूनल और कोर्ट्स जो हैं वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हैं सर्विस मैटर के बारे में। इसके लिए सर्विसेज ट्राइब्यूनल बने हुए हैं, और ये प्रोविंशियल सर्विसेज ट्राइब्यूनल प्रोविंशियल मुलाजमीन के लिए और फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल फेडरल मुलाजमीन के लिए। और जो मेंबर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल हैं ये रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स जो हैं ये फाइल करती हैं, और इनकी जो प्रोविंशियल सर्विसेज ट्राइब्यूनल या फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल के फैसलों के खिलाफ सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 212 में मैंने ये जिक्र किया आपसे पहले भी। फिर ये बात है कि रूल्स और प्रोसीजर जो हैं जो शेड्यूल्स वगैरह में दिए गए हैं ये ओनली लेजिस्लेचर जो है इनको जो है अमेंड कर सकती है शेड्यूल्स को। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1998 जो या स्पेशल जो स्टैट्यूट्स हैं जो क्रिमिनल प्रोसीजर को प्रिस्क्राइब करते हैं, स्पेशल कोर्ट्स हमारे पास बहुत सारी हैं, मैं अभी आपसे उनका जिक्र करता हूँ। और कानून शहादत 1984 जो कि रेप्लिका है एविडेंस एक्ट का, ये 1984 के अंदर लॉ आया था। ये जो कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है, फॉर्म ऑफ एविडेंस क्या होगी, प्रोसीजर फॉर दी फॉर प्रेजेंटिंग द सेम, ये सारे का सारा कानून शहादत 1984 में तरीकाकार दिया गया है। और ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के ऊपर जो है कानून शहादत एप्लीकेबल है। इन्वेस्टिगेशंस जो कोर्ट करती हैं उनके लिए सिविल और क्रिमिनल साइड पे, ये तमाम कोर्ट्स के लिए जो एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए है वो कानून शहादत जो है वो एप्लीकेबल है। आर्टिकल 203 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को कहता है कि ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है,
और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं इनको जो टर्म्स ऑफ सर्विस हैं और इनकी कंडीशंस ऑफ जुडिशियल सर्विस की जो है ये सारे के सारे प्रोविंशियल लॉज एंड रूल्स के जरिए से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पर डिटरमिन करती है। इनिशियल रिक्रूटमेंट जो सिविल जज और मजिस्ट्रेट की है ये प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए से होती थी विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हाई कोर्ट तमाम सूबों में। लेकिन इस वक्त ये है कि पंजाब एंड और पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है ये खुद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, एक कम्पिटिटिव एग्जाम लेते हैं, खुद करते हैं और इसमें रिटन टेस्ट होता है और वाइवा होता है। सिंध गवर्नमेंट जो अभी भी जो है एग्जाम लेने का तरीकाकार है उनका और वाइवा भी होता है, लेकिन ये जो भी रिकमेंड करते हैं और इसके अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन का अभी भी अमल दखल है। अब मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की ये सारी जो है जुरिस्डिक्शन जो है वो बता दी कि एक तो इसको मैंने ये स्पेल आउट किया हुआ है, ये मैं आपको रिटन मटेरियल काफ़ी सारा इसके ऊपर दूंगा, कुछ आर्टिकल्स जो हैं मेरे आपको पढ़ने पड़ेंगे और आपको नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको भिजवा दूंगा। लेकिन ये जो वन पेजर है ये आपको बता रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसके पास एपलेट जुरिस्डिक्शन है और एपलेट जुरिस्डिक्शन के अलावा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। फिर इसके बाद इनके पास कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आर्टिकल 187 के अंदर सुप्रीम कोर्ट कोई भी जो है हुक्म जारी कर सकता है। इनके पास एक रिव्यू की भी पावर है। रिव्यू ये होता है कि रिव्यू सेम कोर्ट में ही होता है, सेम अथॉरिटी के पास होता है जिसने ओरिजिनल फैसला किया हो। सुप्रीम कोर्ट के पास भी रिव्यू का एक अख्तियार है और ये जो रिव्यू का इनका अख्तियार है ये आर्टिकल 188 में, ये बड़ी अहम बात है और इस पर भी काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि रिव्यू जो है बड़ा कर्टेल्ड किस्म की एक अख्तियार है कि जिसने कोई फैसला किया हो तो उसको वापस लेने के लिए बड़ी मुश्किल तैयार होता है, अनलेस एरर इज अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। तो चांसेस ऑफ ए रिव्यू आर दैट ऑफ ए स्नोबॉल इन हेल। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे तमाम केसेस में जहां पे उसने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में फैसला किया है तो 184(3) के ऊपर जो रूल्स बनने चाहिए उसके अंदर हमने ये सजेशन सुप्रीम कोर्ट को दी है और वो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर गौर करेगी कि नए पैरामीटर्स ले डाउन 184(3) के जरूर होने चाहिए। और उनमें से एक जो बुनियादी बात है वो ये है कि जहां ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने कोई केस सुना हो तो एक राइट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जरूर दे दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर हतमी है तो फिर उनके खिलाफ अल्लाह मियां के पास थोड़ी जाना है। एक राइट ऑफ अपील जरूर होना चाहिए कि इंसान गलती कर सकता है तो एक फोरम हो जिसके ऊपर आप उसको रिव्यू करें। और अपील जो है सब्सटेंटिव राइट है और बड़ा वास्ट राइट है और वो होना चाहिए। ये फिर इसके बाद इनके पास ये है कि अपनी जजमेंट्स जो हैं इनके ऊपर अगर कोई कंटेम्प्ट की जाए तो आर्टिकल 204 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट का अख्तियार भी है। और फिर इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स वगैरह के खिलाफ जो है इनके पास एक लीव टू अपील है, अपीलेट कोर्ट है ये। और शरिया बेंच का मैंने पहले जिक्र कर दिया वो है। फिर ये रिविजनल जुरिस्डिक्शन हदूद केसेस के अंदर जो है वो जो है फेडरल शरिया कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। अपनी जजमेंट और उसको रिव्यू करने के लिए फेडरल शरिया कोर्ट जो है वो 203(e) में वो रिव्यू भी कर सकते हैं। फिर ये भी कंटेम्प्ट का अख्तियार इनके पास भी है आर्टिकल 203 में। और फिर ये हदूद लॉज के केसेस में जो जजमेंट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स है उनकी अपीलेट कोर्ट भी जो है शरिया कोर्ट है। फिर ये मैंने आपको हाई कोर्ट का जिक्र किया वो क्विकली है कि आर्टिकल 203 में इनकी सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे। फिर ये दो आर्टिकल 204 में पनिश कर सकते हैं कंटेम्प्ट के लिए, हाई कोर्ट के पास भी कंटेम्प्ट का इख्तियार है। फिर ये जो अपील सुनते हैं सीपीसी में सेक्शन 96 और 100 में जो फर्स्ट अपील आरएफए और 96 और सेकंड अपील आरएसए सीपीसी के अंडर यानी कि सिविल केसों की अपीलेट कोर्ट है। और फिर ये रेफरेंस आर्टिकल सेक्शन 113 ऑफ सीपीसी में अगर कोई कोर्ट जो है सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट है और वो एक रेफरेंस बना के भेजते हैं कि इस लॉ पॉइंट पे हमें एडवाइस करें, रेफरेंस बना के भेजते हैं तो इनकी ये रेफरेंस सुनने के अभी इख्तियार जो है कोर्ट को आर्टिकल सेक्शन 113 ऑफ सीपीसी के तहत रेफरेंस जो है उसका इख्तियार भी इनके पास है। फिर ये रिव्यू की पावर सेक्शन 114 ऑफ सीपीसी में हाई कोर्ट को भी है। और फिर एक सेक्शन 115 है जो रिवीजन को डील करता है। देखिए मैं आपको यहाँ रुक के एक बात बता दूं, अपील जो एक सब्सटेंटिव राइट है ये नीचे वाले फोरम के फैसले के खिलाफ हायर फोरम में होती है।
ये अगर जहाँ पे प्रोवाइड है स्टैट्यूट में तो अपील है, अगर नहीं प्रोवाइडेड तो अपील नहीं है। फिर अपील की अदालत को वो तमाम अख्तियार हैं जो नीचे वाली अदालत को, ये कंटिन्यूटी ऑफ द मेन लिस्ट या मेन केस ही होती है। अपीलेट कोर्ट के बड़े वास्ट अख्तियार हैं। और जो अपील बाज़ औक़ात इंटरम ऑर्डर्स के खिलाफ भी अपीलें हैं, जैसे सीपीसी में आप देखें सेक्शन 103 रेड विद ऑर्डर 43 रूल 1 जो है, उसके अंदर वो सारे के सारे ऑर्डर दिए गए हैं जो कि अपीलेबल ऑर्डर्स हैं। तो वहाँ पे इंटरम ऑर्डर के खिलाफ भी अपील होती है। जिन लॉज में ये अपील कर आपने इंटरम के खिलाफ राइट नहीं है तो नहीं होगा। सीपीसी में भी जहाँ पे अपील प्रोवाइडेड है आप अपील करोगे, जहाँ पे अपील प्रोवाइडेड नहीं है फिर आप रिवीजन करोगे सेक्शन 115 में। अपील और रिवीजन का फर्क यह है कि अपील जरा वाइड राइट है और ये लॉ पॉइंट के ऊपर होती है, लेकिन रिवीजन भी हायर फोरम के पास होती है लोअर फोरम के फैसले के खिलाफ, और अपील भी हायर फोरम के पास होती है नीचे वाली अदालत के फैसले के खिलाफ। लेकिन रिवीजन वहां होती है जहां पे अपील ना हो, फिर आप रिवीजन कर देते हो। अब अपील वाली अदालत या रिविजनल कोर्ट कर क्या सकती है? अपील वाली अदालत आपकी अपील मंजूर करके नीचे वाले फैसले को सेट असाइड कर सकती है और अपना फैसला दे सकती है, उसे मनसूख कर सकती है। इसी इसी तरह से वो ये कर सकते हैं, अगर आपकी अपील रिजेक्ट कर दें और नीचे वाला फैसला बहाल रखें, ये कर सकती है। थर्डली वो ये कर सकती है कि उसे आप नीचे वाले फैसले में कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ तब्दीली कर दे, ये भी कर सकती है अपीलेट कोर्ट, या कुछ चेंज कर दे। और लास्टली वो ये कर सकती है कि आपके केस को रिमांड कर दे, वापस नीचे वाले फोरम में भेज दे। रिमांड करने का अख्तियार भी अपील वाली अदालत को होता है। यही सारे काम रिविजनल कोर्ट भी कर सकती है, यही चारों काम। लेकिन रिविजनल कोर्ट जो है वो सिर्फ कानून को देखती है, लॉ पॉइंट को देखती है, वो सारे का सारा रिकॉर्ड नहीं पढ़ती, पूरी एविडेंस नहीं पढ़ती, हर इशू के ऊपर इंडिपेंडेंट फाइंडिंग उसने नहीं देनी होती। ये अपील और रिविजन का फर्क है। तो कुछ केसेस में जहां अपील नहीं है वहां पे हाईकोर्ट पर रिवीजन का भी इख्तियार है। और फिर ये है कि स्पेशल लॉज के अंदर बाज़ औक़ात अपीलें जो हैं, जैसे बैंकिंग केसेस जो हैं, ये अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई डिस्प्यूट जो है कस्टमर के खिलाफ हो, तो एक बैंकिंग कोर्ट बनी हुई है जिसके अंदर आप जाते हो, उसको हेड एक डिस्ट्रिक्ट जज ही कर रहे होते हैं, लेकिन वो इस हायरार्की का हिस्सा नहीं है। और अगर वो 10 करोड़ रुपए तक का केस है तो वो नीचे डिस्ट्रिक्ट जज साहब होते हैं, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा हो तो हाई कोर्ट के एक जज साहब बैंकिंग जज का काम करते हैं। और अगर फैसला नीचे से हुआ तो उसकी एक अपील बाय राइट हाई कोर्ट के पास होती है, और हाई कोर्ट जो है ना वो नीचे वाले जज के फैसले के खिलाफ जो है ना वो फैसला सुनता है। फिर ये है कि ये आपको रिटें इशू करने का इनको अख्तियार है, वो मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था। फिर ये बैंकिंग और कंपनी जुरिस्डिक्शन के बाद का तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के ये जज हैं, क्योंकि मैंने बताया 10 करोड़ से ज्यादा का डिस्प्यूट हो तो हाई कोर्ट का एक जज बैंकिंग जज होता है। इस तरह कंपनी मैटर्स जो हैं, ये जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं, ये SECP के पास जहाँ पे रेमेडी नहीं है और माल फिजेंस मिसफेजेंस का केस है, कोई लिक्विडेशन में आपने जाना है, तो ये कंपनी मैटर्स के अंदर भी जो है एक कंपनी जज हाई कोर्ट के जज होते हैं जो नॉमिनेटेड एज सच है, तो ये भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कंपनी मैटर्स में हाई कोर्ट की है। एक चीज समझने की है, एक चीज होती है इंट्रा कोर्ट अपील, ये हाई कोर्ट में होती है। इंट्रा कोर्ट अपील ये है कि हाई कोर्ट के अगर एक जज साहब कोई फैसला करें और वो फैसला जो है उसके खिलाफ हाई कोर्ट में ही एक अपील प्रोवाइडेड है। अगर एक जज साहब ने फैसला किया तो 2 जज साहब सुनेंगे, अगर 2 ने फैसला किया तो 3 जज साहब इंट्रा कोर्ट अपील सुनेंगे। वो हाई कोर्ट के अंदर होती है। ये लेटर्स पेटेंट के जरिए से हाई कोर्ट को अख्तियारात दिए गए थे 1970 में, और इनके अंदर जो है कि इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो भी हाई कोर्ट के अंदर होती है। अब ये हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जज साहब की जुरिस्डिक्शन पे। इन डिस्ट्रिक्ट जज साहबान की जो जुरिस्डिक्शन है, एक तो ये है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जो सीनियर सिविल जज के पास इंस्टीट्यूट नहीं होते। एज ए जनरल रूल लोएस्ट पॉसिबल जुरिस्डिक्शन की जो कोर्ट है उसके अंदर, प्लिनरी जुरिस्डिक्शन की कोर्ट के अंदर आपने केस इंस्टीट्यूट करना होता है। लिहाजा तमाम सूट्स जो हैं वो इनिशिएट कहाँ पे होते हैं? सीनियर सिविल जज साहब के पास, और वो फिर उनको इंटरेस्ट कर देते हैं मुख्तलिफ जज साहबान के पास जो उनके अंडर होते हैं। उनके अख्तियार समात के हिसाब से मैं अभी बताऊंगा कि किसका अख्तियार क्या है, कि वो थर्ड क्लास जज के अख्तियार समात में आता है, सेकंड में आता है या फर्स्ट में, उनको इंटरेस्ट कर दें तो केस या खुद सुन लें, ये उनको अख्तियार है। लेकिन कुछ केसेस सिविल नेचर के ऐसे हैं जो कि सीनियर सिविल जज के पास जो है इनिशिएट नहीं होते। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो हैं वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की कोर्ट है,
और वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की कोर्ट किस मामलात में है। पहला केस है वो ये जो आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे बेस्ड केसेस हैं, इनके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट्स और चेक्स जो आते हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे बेस्ड जितने भी केसेस हैं, इसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट है। बल्कि ऑर्डर 37 सिविल प्रोसीजर कोड का डील करता है कि इसमें समरी एक प्रोसीजर होता है, यानी कि जवाब दावा एज ऑफ राइट नहीं देना, आपने लीव लेनी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बैंकिंग कोर्ट में जवाब दावा एज ऑफ राइट नहीं देना, आपको लीव लेनी है। तो इन केसेस के समरी मैनर के अंदर प्रोसीडिंग होती है जो कि ऑर्डर 37 में दिया गया, लेकिन आपने केस फाइल ही डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास करना है, आप सीनियर सिविल जज साहब के पास नहीं करोगे। इसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो केसेस हैं, आप समझते हैं ट्रेडमार्क, पेटेंट और ये कॉपीराइट्स के जो केसेस हैं, इनकी जुरिस्डिक्शन भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब को डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन है कि उनके पास केसेस जाते हैं। और ये जो ट्रस्ट्स वगैरह होते हैं, इनके बारे में जितने केसेस हैं, ये डायरेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट जज साहब की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं वो सिविल साइड के ऊपर एपलेट जुरिस्डिक्शन उनके पास है, अपीलें सुनते हैं सिविल जजेस के फैसलों के खिलाफ। सेक्शन 96 सीपीसी का ये कहता है कि तमाम सिविल केसेस जिनका ट्रायल मुकम्मल हो गया, एक जजमेंट एंड डिग्री आएगी, उसके खिलाफ एक अपील जरूर होगी, अपील बाय राइट है, उसको RFA रेगुलर फर्स्ट अपील कहते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास लाया करती है। और अगर ये जुरिस्डिक्शन जो है इसकी वैल्यू 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो ये वाली फर्स्ट अपीलेट कोर्ट हाई कोर्ट हो जाएगी, यानी कि RFA पर हाई कोर्ट फाइल करोगे। लेकिन सेक्शन 96 के अंदर कोई एक जजमेंट एंड डिग्री ऐसी नहीं है जहां पे केस फाइनली डिसाइड हो गया सिविल कोर्ट से तो एक अपील ना हो, वो अपीलेट कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट। अच्छा, और फिर ये इंटरम ऑर्डर के खिलाफ कई अपीलें सुनते हैं, और इंटरम ऑर्डर्स कौन से हैं? इंटरम ऑर्डर्स ये हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप सिविल प्रोसीजर कोड में कुछ इंटरम ऑर्डर्स अपीलेबल हैं, उनकी अपीलें भी वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब सुनेंगे। उसको कहते हैं फर्स्ट अपील अगेंस्ट ऑर्डर, FAO। लेकिन वो फर्स्ट अपील अगेंस्ट ऑर्डर जो है वो भी इसी के मुताबिक कि अगर जुरिस्डिक्शनल वैल्यू जो है वो 5 करोड़ रुपए से 2.5 लाख रुपए से अगर कम है तो वो आप ये देखें कि उसकी फिर रिवीजन होगी। और अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है और मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए है तो आप फर्स्ट अपील अगेंस्ट ऑर्डर भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास फाइल करोगे, वरना FAO कहाँ होगी? हाई कोर्ट में होगी FAO, अगर 5 करोड़ से ज्यादा का केस है तो। फिर इनके पास रिविजनल जुरिस्डिक्शन है, मैंने बताया जहाँ पे अपील नहीं है वहाँ रिवीजन करते हो। और रिवीजन का भी फॉर्मूला ये है कि अगर रिवीजन जो है 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का केस है तो उसकी अपील रिवीजन जो है डिस्ट्रिक्ट जज के पास होनी है। 5 करोड़ से ज्यादा का केस तो आप रिविजनल कोर्ट, हाई कोर्ट कोर्ट जाएंगे, वो रिविजनल कोर्ट है, वहां पे आपने फाइल करनी है वो रिवीजन, ये अख्तियार है। फिर अब इनका क्रिमिनल साइड पे बहुत सारा अख्तियार है। एक बात तो ऐसे जनरल रूल बताऊं कि प्री अरेस्ट बेल जो है, जो बेल बिफोर अरेस्ट जिसे हम कहते हैं, सेक्शन 498 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है कि आप हर केस में बेल बिफोर अरेस्ट के लिए मूव कर सकते हो। बेल बिफोर अरेस्ट का अख्तियार हर सूरत सिर्फ सेशंस कोर्ट को है, और ये अख्तियार जो है वो बिल्कुल भी नहीं है किसी सूरत में भी मजिस्ट्रेट्स का। बेशक ट्रायल का अख्तियार उनको पनिशमेंट जितनी दे सकते हैं उसके हिसाब से जरूर है, लेकिन बेल बिफोर अरेस्ट सिर्फ सेशंस कोर्ट में होती है। तो सेशन जज साहब खुद या उन्होंने एडिशनल किसी सेशन जज को कहेंगे कि बेल सुने। आमतौर पर उन्होंने मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन जो है उनको मुंसलिक किया हुआ मुख्तलिफ कोर्ट्स के साथ, तो आप वहां जाते हो और प्री अरेस्ट बेल कराते हो। फिर इनके पास बेल आफ्टर अरेस्ट का अख्तियार उन तमाम केसेस के अंदर है कि जहाँ पे बंदा गिरफ्तार हो गया और इनकी जुरिस्डिक्शन जो है केस ट्रायल करने की है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इनकी कौन से केसेस में है? ये जितने भी मुकदमात हैं ना हदूद के, लॉज के, इनकी ओरिजिनल कोर्ट जो है वो कौन सी है? सेशंस कोर्ट में ट्रायल होगा, ये मजिस्ट्रेट लेवल पे ट्रायल नहीं होता। हीनियस क्राइम जितने इनका ट्रायल जो है ना वो सेशंस कोर्ट के अंदर होता है। फिर ये अपीलेट कोर्ट है क्रिमिनल साइड पे भी सेक्शन 423 में कि जिन केसेस का फैसला मजिस्ट्रेट ने किया, फाइनल फैसला किया, उसके अख्तियार समात में थे, उसकी अपीलेट कोर्ट भी क्रिमिनल साइड पे कौन सी कोर्ट है? सेशंस कोर्ट है। फिर एक बात बड़ी गौर करने की है और वो ये है कि जस्टिस ऑफ पीस होते हैं सेशंस जज,
और सेक्शन 22A 22B ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो ये कहते हैं कि जी आप जस्टिस ऑफ पीस के तौर पे पुलिस के खिलाफ मसलन आपने एफआईआर करवानी है, वो आपका एक फंडामेंटल राइट है, वो अगर दर्ज ना हो तो या तो आप हाई कोर्ट जाते हो और वहां पे जाके आप एक मैंडेमस की रिट फाइल करोगे और मैंडेट लोगे कि ये पर्चा आप करें। अब उन्होंने जस्टिस ऑफ पीस जब अपॉइंट कर दिया सेशंस कोर्ट को, तो हाई कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं वो डिस्करेज करते हैं कि यहाँ ना है, डोर स्टेप जस्टिस है। तो जस्टिस ऑफ पीस के तौर पर 22 से 22B में आप इनके पास जा सकते हो, ये पिटीशन फाइल करेंगे कि पुलिस वालों को आप हुक्म जारी करें कि एफआईआर दर्ज करें। और ये जो इख्तियार है इसके साथ साथ उनको ये भी इख्तियार है कि अगर 14 डेज के अंदर चालान पुटअप नहीं हुआ तो आप डायरेक्शन ले सकते हो। कोई हैरेसमेंट का केस आपने करना है वो भी आप जस्टिस ऑफ पीस के पास ही जा सकते हो और ऐसी डायरेक्शन ले सकते हैं। सेशंस जज मुतलका जिनकी हदूद के अंदर वो थाना आता है वहां जा सकते हैं। एक 491 का इनके पास अख्तियार है आपसे भेजा का, और वो अख्तियार ये है कि आप हैबिस की पिटीशन जो है हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करें, उसकी बजाय 491 में आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का 491 ये अख्तियार देता है कि आप डायरेक्शंस ले सकते हो कि डिटेनियों को बरामद करें, और हैबिस हफ्से भेजा का अख्तियार भी सेशन जज साहब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी उनको जुरिस्डिक्शन है। अब ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब की जुरिस्डिक्शन आ गई, और फिर अब आपके साथ सिविल जज साहब की जुरिस्डिक्शन जो है डिस्कस करते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि सिविल जज होते क्या हैं। ये आपने सिविल जज कौन भर्ती हो सकता है? वो भर्ती हो सकता है कि आपको जब लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलेगा, आप लॉ ग्रेजुएट हो जाओगे, आपने उसके बाद 6 आपने क्या करना है कि एक 6 महीने तक की 6 मंथ्स तक के लिए इंटर्नशिप किसी सीनियर लॉयर के साथ करनी है जिसका 10 साल की स्टैंडिंग हो। वो जब आप कर लोगे तो आप प्रोविंशियल बार काउंसिल्स जो हैं वो आपका एक एग्जाम लेती हैं और वो रिटन एग्जाम होगा। ये रिसेंटली ये जो एक लैंडमार्क जजमेंट आई है लीगल एजुकेशन पे, मैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कमेटी का उसके अंदर मेंबर भी था और अमाइकस भी था कोर्ट का। वो जो जजमेंट दिया उसकी बुनियाद पे अब एक आपका एंट्रेंस टेस्ट है जो कि HEC लेता है, वो लॉ स्कूल के अंदर जाने का टेस्ट है, और फिर एक बार एंट्रेंस एग्जाम भी वो लेते हैं और वो भी बार एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। जब आप वो रिटर्न पास कर लोगे फिर आपका एक इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू बार काउंसिल की एक कमेटी रहती है, एनरोलमेंट कमेटी। वो लेने के बाद आपको एक ट्रेनिंग भी करनी है। बार वोकेशनल कोर्स का कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं कि आपको एक ट्रेनिंग जो है वो करनी है, और वो आपकी जो ट्रेनिंग है आपने बार काउंसिल्स जो हैं वो ये ट्रेनिंग्स इम्पार्ट कर रही हैं, आपको एडवोकेसी स्किल्स सिखाई जाएंगी। वो 2 वीक्स की एक ट्रेनिंग मैंडेटरी है कि आपको एडवोकेसी स्किल्स भी सीखनी है, फिर आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है। ये जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस है ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब के लेवल तक जितनी कोर्ट्स हैं उनमें आप पेश हो सकते हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, लेकिन आप हाई कोर्ट नहीं पेश हो सकते, सुप्रीम कोर्ट पेश नहीं हो सकते। ये जो लाइसेंस आपको मिल जाता है, आपको मिलने के बाद 2 साल की आपकी प्रैक्टिस हो तो आप एक एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं जो कि सिविल जजेस का एग्जाम है और ये हाई कोर्ट लेती है। वो एग्जाम अगर आप रिटर्न पास कर लो और वाइवा हो जाए तो आपको शायद जज अपॉइंट करते हैं, और वो जो आप जज अपॉइंट हो गए आप जज ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस या थर्ड क्लास सिविल जज। अब जब मैं थर्ड क्लास सिविल जज कहता हूँ तो इससे मेरी मुराद ये नहीं है कि ही और शी एज ए पर्सन इज थर्ड क्लास। वो थर्ड क्लास इसलिए है कि उनको एक अख्तियार समाअत महदूद है। तो जो उनकी पहली अपॉइंटमेंट एज ए थर्ड क्लास सिविल जज होती है उस वक्त तक वो सिर्फ ऐसे केसेस सुन सकते हैं जिनकी मालियत या जिसमें सब्जेक्ट मैटर और जिसमें झगड़ा सिर्फ 2 लाख रुपए तक का है, तो थर्ड क्लास सिविल जज सुन सकते हैं। और फिर ये थर्ड क्लास सिविल जज जो हैं ये इनकी जो नेक्स्ट प्रमोशन है वो सेकंड क्लास सिविल जज के तौर पे होती है जो डिपार्टमेंटल एग्जाम से होती है। और जब ये सेकंड क्लास सिविल जज बन जाते हैं तो ये 5 लाख रुपए तक के केसेस सुन सकते हैं। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी प्रमोशन एज ए फर्स्ट क्लास सिविल जज होती है, और फर्स्ट क्लास सिविल जज इज अ जज ऑफ अनलिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन। उनके पास अख्तियार समाअत लामहदूद है, वो करोड़ों अरबों के केसेस भी सुन सकते हैं। और अब जब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सीनियर सिविल जज साहब होते हैं और आप वहां पे दावा दायर करते हो और वो इंटरेस्ट करते हैं कि किस जज का अख्तियार समाअत कितना है, वो देखने के बाद आपके जुरिस्डिक्शन के पैराग्राफ को इंटरेस्ट करते हैं केस। तो यहाँ ये बात मैं बताता चलूँ कि जो केस थर्ड क्लास सिविल जज के डोमेन में आता हो तो सेकंड क्लास तो उसको सुन सकते हैं या फर्स्ट क्लास तो सुन सकते हैं, लेकिन नॉट दी अदर वे राउंड। जो कम जुरिस्डिक्शन वाले जज साहब हैं वो नहीं सुन सकते। ये हो गई सिविल जजेस की अपॉइंटमेंट एज थर्ड क्लास सिविल जज, सेकंड क्लास सिविल जज या फर्स्ट क्लास सिविल जज। अब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे फर्स्ट क्लास सिविल जजेस होते हैं, उनमें से जो सीनियर मोस्ट फर्स्ट क्लास जज होते हैं वो सीनियर सिविल जज कहलाते हैं।
वो भी ही इज जस्ट वन सिविल जज लाइक अदर फर्स्ट क्लास सिविल जजेस, लेकिन उनके पास एक अख्तियार फालतू है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो अकेले तमाम के तमाम केसेस जो है इनिशिएट उनके पास से होते हैं। जिस तरह जितनी अपीलें हैं या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के केस जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अख्तियार में आते हैं, वो अपने फाइल उनके पास करने हैं। अब ये तो हो गई एक साइड की बात। दूसरा ये है कि मैंने बताया आपको कि अब ये मजिस्ट्रेट्स भी होते हैं, तो हमारा जो सिस्टम ऑफ थिंग्स है इसमें जो सिविल जज हैं वो सिविल जज होने के साथ साथ मजिस्ट्रेट भी हैं। और जब वो सिविल जज हैं तो वो रूल्स ऑफ द गेम है, सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो करेंगे सिविल जज हैं। और जब वो मजिस्ट्रेट हैं तो वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को फॉलो करेंगे। लेकिन जो जज जज ऑफ थर्ड क्लास सिविल जज होता है वो थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट भी होता है। अब वो मजिस्ट्रेट जब है और क्रिमिनल केस सुन रहा है तो उसका अख्तियार यह है कि ऐसे केसेस सुन सकता है जिनमें ऑफेंसेस वो हैं जिनकी पनिशमेंट 1 साल तक है और 1,000 रुपए तक जुर्माना है। जब उनकी प्रमोशन एज ए सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हो जाएगी, वो सेकंड क्लास सिविल जज भी बन जाते हैं, तो उस वक्त उनका अख्तियार ये होता है कि ऐसे ऑफेंसेस पे पनिशमेंट दे सकते हैं जिनको 3 साल तक के पनिशमेंट वो सुन सकते हैं केसेस और 5,000 रुपए जुर्माने का। और फिर अगर उनकी से फर्दर जो है वो प्रमोशन होती है तो फिर उनके पास अख्तियार ये है कि वो 5 साल तक की जो है सजा के केसेस जो है सुना सकते हैं, सॉरी 7 साल तक की सजा के केसेस सुना सकते हैं और 50,000 रुपए तक जुर्माना भी दे सकते हैं। तो वो मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिविल जज साहब इज वेयरिंग 2 कैप्स, वन ही इज अ सिविल जज एंड secondly he is a magistrate also. But in our system of things, civil judges are wearing other caps also. He is a civil judge, he is a magistrate, he is appointed as a judge family court also. अगर कोई झगड़े फैमिली मैटर्स हैं जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के अंडर आते हैं और वो मियाँ बीवी के झगड़े हैं, बच्चों की कस्टडी का मामला है, मेंटेनेंस, डावर, डायरी आर्टिकल्स, ऑल दीज थिंग्स विच कम विद इन द प्रीव्यू ऑफ फैमिली कोर्ट जज। तो एक फैमिली कोर्ट जज वो सिविल जज होता है जिसको नोटिफाई करके अख्तियारात दे दिए जाए फैमिली कोर्ट जज के, तो वो फैमिली केसेस भी सुनता है। लेकिन जब वो फैमिली केसेस सुनता है तो है वो सिविल जज, लेकिन उस वक्त वो फैमिली केसेस जब सुनता है तो उसने रूल्स ऑफ द गेम ना सीपीसी लगानी है ना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगाना है, उसने वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट जो कि स्पेशल लॉ है और स्पेशल लॉ हमेशा इट हैज द ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन द जनरल लॉ, तो उस वक्त वो फैमिली कोर्ट जज के तौर पे काम कर रहा है। तो अगर आप फैमिली केस फाइल करो तो सीनियर सिविल जज साहब के पास ही करोगे, लेकिन आप लिखोगे इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज विद पावर्स ऑफ जज फैमिली कोर्ट लिखोगे। और फिर इस जज साहब के पास एक अख्तियार और भी है कि वो मालिक किराएदार के जब झगड़े सुनते हैं तो वो रेंट ट्राइब्यूनल या उस वक्त रेंट कंट्रोलर हैं। और कौन बंदा रेंट कंट्रोलर या हो सकता है, वो वाला जज जिसको एज ए नोटिफाई कर दिया जाए कि तुम रेंट मैटर भी सुन सकते हो। तो लैंडलॉर्ड टेनेंट से रिलेटेड जितने डिस्प्यूट हैं जब वो सुन रहा होगा तो उस वक्त वो क्या होगा, रेंट कंट्रोलर होगा। तो आप जब रेंट मैटर के अंदर पिटीशन फाइल करो तो लिखो इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज विद पावर्स ऑफ रेंट कंट्रोलर, ये लिखेंगे। और वो किसी ऐसे जज के पास लगाएंगे जो है तो सिविल जज लेकिन उनको इख्तियारात रेंट कंट्रोलर के भी हैं, और जब वो रेंट मैटर सुन रहे हैं तो उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 1959 फॉलो करना है। और पंजाब की हद तक अर्बन एरियाज में रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2007 है वो फॉलो करना है। उस वक्त वो रेंट कंट्रोलर हैं और उनके पास एक अख्तियार और भी है और वो है गार्डियन जज का अख्तियार। ये अख्तियार बुनियादी तौर पर डिस्ट्रिक्ट जजेस का है, लेकिन इन्होंने नोटिफाई करके ये वाला अख्तियार सिविल जजेस को भी दिया हुआ है। और कई ऐसे जजेस हो सकते हैं जो गार्डियनशिप के मैटर सुने, यानी कि कस्टडी के केसेस सुने और बच्चे नाबालगान के बारे में केसेस सुन रहे हो, और जब वो गार्डियन जज होते हैं तो उस वक्त वो गार्डियन जज के अख्तियारात इस्तेमाल करते हैं और वो फॉलो करते हैं प्रोसीजर फैमिली कोर्ट्स एक्ट का जो कि गार्डियन केसेस पे लगता है। तो सो इन आवर सिस्टम ऑफ थिंग्स जज हैज 5 काइंड ऑफ पावर्स और वो 5 तरह के केसेस एक्सरसाइज पावर्स एक्सरसाइज करते हैं। ये जो जजेस हैं ये तरक्की करके सीनियर सिविल जज बनते हैं। अब आप डिस्ट्रिक्ट जज डायरेक्ट भी भर्ती हो सकते हो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। वो कैसे? वो एक एग्जाम हाईकोर्ट लेता है, अगर आपकी 10 साल की स्टैंडिंग हो और आप वो इम्तहान पास कर लें तो आपको डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी लगाया जा सकता है। तो 2 तरह के डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, एक वो जो कि एग्जाम दे के वकीलों में से आए और एक वो जो प्रमोट होकर सीनियर सिविल जजेस से
नेक्स्ट प्रमोशन होगी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की, फिर उनमें से एक बंदा डिस्ट्रिक्ट जज बन जाता है जो सीनियर मोस्ट उस डिस्ट्रिक्ट में होता है, और इनमें से कुछ लोग हाई कोर्ट के जज भी बनते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, तो हाई कोर्ट के जजेस भी दो तरह के होते हैं, एक वो जो डायरेक्टली वकला में से आते हैं, एक वो जो नीचे से आते हैं। ऐसी भी यहाँ पे मिसालें मौजूद हैं कि एक बंदे ने अपना करियर एज ए थर्ड क्लास सिविल जज शुरू किया और वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गए, जैसे जस्टिस सजाद अली शाह साहब, राना भगवान दास साहब ने, जस्टिस नाजमुद्दीन साहब, इन्होंने अपना करियर एज ए थर्ड क्लास सिविल जज शुरू किया था एंड दे बिकम जजेस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो। तो ये हमारी कोर्ट का एक सिस्टम हमने आपको बताया। इसके बाद मैं आपको जल्दी से ये बात बताता हूँ कि दो तरह के राइट्स हैं जिनकी इन्फोर्समेंट के लिए आप कोर्ट में जाते हो। एक है सिविल साइड पे सिविल राइट्स। सिविल राइट्स ये हैं कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट्स दिए हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स आर सिविल राइट्स, आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जितने राइट्स हैं ये कंट्रेक्चुअल राइट्स आर सिविल राइट्स। आपके जो सब्सटेंटिव लॉज हैं बहुत सारे उनकी इन्फोर्समेंट के, जैसे मुस्लिम लॉज के बारे में कुरान पाक हमारा जो है सब्सटेंटिव लॉ है, इसके लिए जो इन्फोर्समेंट के लिए आप जाते हो ये भी सिविल राइट्स हैं। फिर आपके जो टॉर्चस राइट्स हैं, टॉर्ट्स के केसेस हैं, ये भी सारे के सारे सिविल इन नेचर हैं। सिविल राइट्स में ये होता है कि एक तरफ राइट लेने वाला होता है और दूसरी तरफ जिसके खिलाफ उसने क्लेम किया, जो क्लेम कर रहा है उसे मुद्दई या प्लेंटिफ कहते हैं, जिसके खिलाफ कर रहा है उसको डिफेंडेंट या मुद्दा अलह कहते हैं। अगर एक से ज्यादा तो प्लेंटिफ्स और उस एक से ज्यादा हो तो मुद्दा अलहम हो जाते हैं, और ये सिविल साइड के ऊपर बात है। और इन राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए जब आप कोर्ट में जाते हो तो ये कोर्ट्स के अंदर जो प्रोसीजर लगता है वो सिविल प्रोसीजर कोड है, सीपीसी लगती है। और आप दावा दायर करते हो तो सबसे पहले दावे के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो सीपीसी में दिए गए हैं, वो आपने जिन पर रिलाई किया है वो लगाने हैं, और प्रोसीजर जो दिया हुआ है उसको फॉलो करना है। और जिन डॉक्यूमेंट्स पे आपने बेस किया या वो लगाएं, और अलायंस लिस्ट में उनको जिनको आपने बुलाना है वो बुलाएं। उसके बाद जवाब दावा आएगा, तमील होने के बाद दूसरी पार्टी को नो बडी इज टू बी कंडेम्ड अनहर्ड, वो आएगा, उसको एक जवाब दावा या रिटन स्टेटमेंट देने का हक है। और उसमें से जो पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस राइज होते हैं या पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनको आप इश्यूज की फॉर्म में लाते हो। इश्यूज आर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डाइवर्जेंस। और अदालत के अंदर जो भी चीज आप कहते हैं, अलज करते हैं, जो अलज करता है उसी ने प्रूव करना है। और फिर इन इश्यूज के ऊपर शहादत होती है। शहादत दो तरह की है। आपकी शहादत जो है वो डॉक्यूमेंट्री शहादत भी है या साइंटिफिक एविडेंस है, या आपकी जुबानी टेस्टमनीज है। तो पहले इसमें विटनेसेस की लिस्ट देनी बहुत जरूरी है। जिन गवाहों को आपने लिस्ट नहीं दी वो आप नहीं ला सकते। और आपने जो गवाही तलब करनी है वो उसके ऊपर अगर आपने रिलाई नहीं किया तो आप तलब नहीं कर सकते। और अगर वो गवाह आएगा और वो डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा तो सबसे पहले एग्जामिनेशन चीफ होता है वो पार्टी जिसका वो गवाह है। तो इस सिस्टम में पहले प्लेंटिफ और उसके गवाहों की एविडेंस होती है, उसके बाद फिर डिफेंडेंट की एविडेंस होती है, और फिर एक जनरल राइट ऑफ रिबेटल होता है कि कोई ऐसे इश्यूज हों जिनका बारे सबूत डिफेंडेंट पे था, तो एक तरदीदी शहादत का हक भी प्लेंटिफ के पास होता है। और उसके बाद फिर हम आर्गूमेंट्स करते हैं, और आर्गूमेंट्स करने के बाद कोर्ट जो है वो इशू वाइज फाइंडिंग देती है और एक जजमेंट देती है, और जजमेंट के साथ एक डिग्री पास करती है। ये सिविल कोर्ट का पूरा ट्रायल का प्रोसीजर है। इसी तरह क्रिमिनल साइड के ऊपर आपका जो प्रोसीजर है वो एफआईआर लॉन्च करने से शुरू होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान भी आपको ये बेल्स वगैरह का राइट है, बेल बिफोर अरेस्ट और बेल आफ्टर अरेस्ट का। ये एक फुल फ्लैज सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बात करेंगे। मैं आपको एक आर्टिकल भी अपना भिजवा दूंगा कि बेल आप करवा सकते हो। इसी तरह रिमांड लिया जा सकता है, और रिमांड जो है वो 14 डेज से ज्यादा का रिमांड नहीं हो सकता, और इन वन गो 14 डेज नहीं बल्कि वक्फों से भी दिया जा सकता है, या बेशक मजिस्ट्रेट एक दिन का भी रिमांड न दें, आप रिमांड को कंटेस्ट भी कर सकते हैं। एक फिजिकल रिमांड है, एक जुडिशियल रिमांड है। फिजिकल रिमांड में जो एक्यूज्ड है वो पुलिस लॉकअप में होता है और आसानी से इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। मारना पीटना उसके अंदर शामिल नहीं है। अगर कोई मारे पीटे तो ये गलत है। प्रैक्टिकली ये बात है कि इस मुल्क के अंदर फिजिकल रिमांड में लोगों को मारा भी जाता है, और बहुत अजीब तरीके से मारा जाता है, क्योंकि ये ज्यादती है। और अगर आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहें तो आप उसका मेडिकल भी करवा सकते हैं कि ये ना किया जाए। और जब जुडिशियल रिमांड पे बंदा चला जाता है तो वो जेल चला जाता है, वो पुलिस लॉकअप में नहीं होता। आपके लिए एक बात जरूरी है कि जुडिशियल रिमांड में जब तक बंदा नहीं जाता उतनी देर तक उसकी बेल नहीं हो सकती, और बेल जब ही होगी जिस वक्त वो जुडिशियल चला गया है। तो ये रिमांड कंटेस्ट होते हैं, और उसके बाद फिर अगर पुलिस किसी को गिल्टी कर दे तो वो चलान पुटअप होता है, और उसके बाद बंदे को बुला के कोर्ट के अंदर ये कहा जाता है कि ये डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट, और उस डेट के ऊपर जो है चार्ज फ्रेम उसके ऊपर किया जाता है।
क्रिमिनल साइड पे ट्रायल शुरू होता है चार्ज फ्रेम होने से, सिविल साइड में ट्रायल शुरू होता है इशू फ्रेम होने से। और अगर बंदा उस जुर्म को मान ले तो जो मैक्सिमम सजा है या मिनिमम सजा है वो कोर्ट की सवाबदीद पे वो दे दे। अगर वो कहता है कि मैं इसकी सेहत से इनकार करता हूँ तो फिर ये चार्ज फ्रेम होने के बाद शहादत होती है। पहले प्रोसिक्यूशन की शहादत होती है, फिर अगर 342 का एक स्टेटमेंट लिया जाता है और अगर वो विदाउट ओथ होता है अक्यूज से, और फिर अक्यूज को कहें कि अगर तुम अपनी दिफा में कोई शहादत देना चाहते हो तो उसको दिफा में शहादत देने का भी हक हासिल है, और फिर बहस होती है और उस बुनियाद के ऊपर बंदे को गिल्टी किया जाता है या नॉन गिल्टी किया जाता है। ये सारे का सारा क्रिमिनल प्रोसेस है जो कि एफआईआर से शुरू होता है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस वाला जो है वो मौके पे जाके नक्शा बनाता है, वहां से एविडेंस इकट्ठी करता है, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट्स लेता है और बंदों को शामिल तफ्तीश करता है और उनके बयानात लिखता है, वो अपनी ज़िम्नियाँ लिखता है, वो इसको शामिल तफ्तीश करता है। उस सिलसिले में उसने 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करके बंदे का रिमांड भी लेना होता है जिसको उसने पेश किया, ये वरना गैर कानूनी हिरासत होगी और आप हैबिस पिटीशन कर सकते हैं। और अगर वो ट्रायल जब हो जाता है उसके बाद वो गिल्टी और नॉन गिल्टी करता है। अगर वो उसका पर्चा अखराज मुरतब करते तो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी के थ्रू जाता है और मजिस्ट्रेट साहब अगर एग्री कर दें तो बंदा जो है वो फारिग हो गया, बरी हो गया। अगर वो ना एग्री करें तो डिनोवो इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, और अगर वो कहें कि गिल्टी है तो फिर भी ये कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में ये सारा ट्रायल का प्रोसीजर जो है वो होता है। ये है दो तरह का ट्रायल। अब कुछ ऑफेंसेस जो हैं वो बेलेबल हैं, कुछ नॉन बेलेबल हैं, कुछ कंपाउंडेबल हैं, कुछ नॉन कंपाउंडेबल है। ये पूरा एक चार्ट दिया गया है। हमारे सिस्टम में ये है कि हर वो चीज़ जो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करती वो एज ऑफ राइट जो है ना उसके अंदर बेल है। तो ये प्रोहिबिटरी क्लॉज जो है वो हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दी हुई है, और ये हम ग्राउंड भी लेते हैं कि अगर किसी मुकदमे के अंदर सजा जो है वो मैक्सिमम जो दी जा सकती है वो 7 ईयर्स से ज्यादा तक की नहीं है तो उसके अंदर बेल एज ऑफ राइट है, रिफ्यूजल इज एन एक्सेप्शन। कोई बंदा हार्डन क्रिमिनल ना हो और रेपिटेशन ऑफ क्राइम ना करता हो तो उसका बेल बॉन्ड लेके उसको बेल दे दी जाती है। और बाकी केसेस के अंदर भी बेल हो सकती है, लेकिन अगर बंदा साबित करे कि मैं कनेक्ट नहीं होता इस एफआईआर से, लेकिन एज ऑफ राइट नहीं है। अच्छा, कुछ जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं कुछ नहीं है, जो जहाँ बेलेबल है वहाँ पे यही बात आ गई। और फिर कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल की बात है कि कुछ चीजें हैं जिनके अंदर माफी दी जा सकती है। अगर किसने कंप्लेनेंट जो है वो चाहे तो उसको राइट ऑफ कर दे और माफ कर दे, और बाकियों में कंपाउंड नहीं हो सकता। हाँ, एक शासन दियत ऑर्डिनेंस है जो कि हीनियस क्राइम्स के बारे में भी है कि किसी भी स्टेज के ऊपर जो बंदा जो है वो बगैर मुआवजा लिए या उसके एक्यूज जो है उसको लीगल एयर्स जो हैं कंप्लेनेंट के वो भी कोई मुआवजा लेके प्रशासन दियत ऑर्डिनेंस के साथ वो भी माफ कर सकते हैं कोर्ट की परमिशन से। ये भी एक अपनी जगह पे बात मौजूद है। लेकिन जब कोई फैसला हो जाता है हाई कोर्ट से और अगर किसी को डेथ सेंटेंस वगैरह हो जाए तो ये सब्जेक्ट टू फॉर्मेशन बाई डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट होती है जो मर्डर रेफरेंस होता है। उस बंदे को भी अपील का राइट है कि वो अपील राइट कर ले। उसके बगैर डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो है ना वो ये सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्फोर्सेबल जो है ना डेथ पेनल्टी जो है वो जब तक हाई कोर्ट के 2 जजेस ना करें वो नहीं होती। मैं आपको ये जनरल लॉ बता रहा था, देयर आर स्पेशल लॉज ऑल्सो। हमारे ये जो लॉज हैं ये तो दिए हुए मैंने आपको बताया, जैसे सिविल साइड के ऊपर सब्सटेंटिव लॉ है, क्रिमिनल साइड के ऊपर जितने भी ऑफेंसेस दर्ज हैं पाकिस्तान पीनल कोड में, दीज आर नॉट ओनली क्राइम्स अगेंस्ट दस पर्सन, दीज आर क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज। और अगर ये हो जाए तो पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर जो है ना बिगाड़ पैदा होने का अंदेशा होता है, इसलिए इसके लिए स्टेट हरकत में आती है। तो क्रिमिनल साइड पे हमेशा 3 पार्टियां होती हैं, एक कंप्लेनेंट, एक अक्यूज और एक स्टेट। और स्टेट जो रिप्रेजेंट होती है पुलिस के जरिए, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज के जरिए, एफआईए के जरिए, वो एक पूरी की पूरी सिस्टम है जिसके ऊपर इन जराइम को रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक है कि जहाँ पे यूनिफॉर्म कोड का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे पास पाकिस्तान पीनल कोड यानी ताज़ीरात पाकिस्तान के अलावा कुछ स्पेशल लॉज हैं, जैसे एंटी टेररिस्ट एक्ट है, यहाँ पे ये कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट है, हमारे पास अकाउंटेबिलिटी का लॉ है, ड्रग लॉ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बहुत सारे ऑफेंसेस हैं और उनमें जुल्म की बात यह है कि साइमल्टेनियसली वो ऑफेंसेस मुख्तलिफ लॉज में दिए गए हैं। और जब उन लॉज के अंदर आप आ जाते हैं तो उसके अंदर जो है ना रिमांड के रूल्स वगैरह बहुत फर्क होते हैं। मसलन देखें कि अगर नैब केसेस में किसी बंदे पर मेयर एलिगेशन हो तो वो 2 महीने के लिए वैसे ही गया, इतनी लंबी रिमांड पीरियड है। इसी तरह नारकोटिक्स के अंदर अगर आप कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर आपका चलान हो जाए और आपका केस उधर चल जाए तो भाई वेट जो है वो बेल का कॉन्सेप्ट है। तो 1 किलो से ज्यादा बेशक हेरोइन है, बेशक पोस्ट है, बेशक गांजा है, बेशक अफ्यून है,
बंदे की बेल नहीं होगी। हालांकि इन सब जो है नशे, इनकी इंटेंसिटी अलग अलग है, लेकिन लॉ इसी तरह ट्रीट करता है। अब एक जो मुहर्रर बैठा हुआ है पुलिस स्टेशन के पास, जो कि इलाके के अंदर उस स्टेशन हाउस ऑफिसर के नीचे बैठा है, उसने आपकी एफआईआर लॉन्च करनी है। अब उसके बस में है कि आपको इस ट्रैक पे डाल दे या उस ट्रैक पे डाल दे। तो स्पेशल कोर्ट के ट्रैक पे और स्पेशल लॉ के ट्रायल पे अगर आप ट्रैक पे चले गए तो आपके साथ बिल्कुल मुख्तलिफ सलूक होता है। और वाई सो मेनी लॉज फॉर सो मेनी पीपल, ये एक बहुत बड़ी बहस है। लेकिन ये सारे के सारे लॉज जो हैं, इनके अंदर स्पेशल लॉ में प्रोसीजर दिया हुआ है, और जहां जहां पे प्रोसीजर जो है वो लैक करता है, आप जनरल प्रोसीजर के ऊपर ही जाते हो और वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ही उनके ऊपर भी लग रहा होता है। ये एक जनरल मैंने आपको व्यू दे दिया है। और फिर साथ ये है कि मैंने आपको ये बता दिया कि जी कोर्ट्स जो है वो कोर्ट सिस्टम जो नॉर्मल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर दिया, इसके अलावा भी बाहर बैठा हुआ है कोर्ट सिस्टम है। हाँ, वकला के मतलब बात आपको बता दूं, आपकी पहली एनरोलमेंट जब हाई कोर्ट की है, उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट एनरोलमेंट लोअर कोर्ट्स की है, और जब आपकी नेक्स्ट एनरोलमेंट है, आपकी 2 साल की स्टैंडिंग जब लोअर कोर्ट वकील के तौर पे हो जाए, तो आप हाई कोर्ट के अंदर एंटाइटल्ड होते हो। और हाई कोर्ट में भी बार काउंसिल आपको अगर एनरोल कर दे तो आप हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट और नीचे वाली तमाम कोर्टों में अपेयर हो सकते हैं। और उसके बाद अगर आप 7 साल तक हाई कोर्ट के वकील रह लें और आप एक नंबर ऑफ जजमेंट्स आपके पास हो, तो पाकिस्तान बार काउंसिल जो कि हमारा अदारा एट दी फेडरल लेवल है, उनकी एक कमेटी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी बैठते हैं। तो आपको सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर एंटाइटलमेंट मिल जाएगी कि आप सुप्रीम कोर्ट के जब वकील के तौर पर एंटाइटलमेंट मिल जाएगी, फिर आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो जाओ तो आप तमाम अदालतों में पाकिस्तान में पेश हो सकते हो। पाकिस्तान में लगभग कोई 2 लाख वकील होंगे, उनमें से सुप्रीम कोर्ट के वकील कोई 3,500 हैं। बाकी मुल्कों में ऐसा नहीं है। इंडिया में, इंग्लैंड में और अमेरिका में अगर आपकी इफ यू आर कॉल्ड टू द बार, जो कि काफी सख्त काम है, इतना आसान इम्तहान नहीं होता, आपको अगर लाइसेंस मिल जाए तो पहले दिन ही आप सुप्रीम कोर्ट तक अपेयर हो सकते हो। लेकिन पाकिस्तान में स्टेजेस के अंदर जो है लाइसेंस मिलता है। तो बच्चों, ये आपके लिए आज का मेरा लेक्चर था। इससे रिलेटेड कम अज कम कोई 4 एक आर्टिकल्स जो हैं वो मैं आपको इसी फोरम के तवसत से उनका लिंक भेजूंगा। वो आपने जरूर उन आर्टिकल्स को पढ़ लेना है। उनके अंदर आपको मैं लीगल सिस्टम के ऊपर आपको आर्टिकल जो है वो भिजवाऊंगा। इसके अलावा आर्टिकल जो है वो रेलेवेंट जो है वो आपके लिए ये जो हमारा सारा सिस्टम एविडेंस का है, ये किस तरह से काम कर रहा है, वो भिजवाऊंगा। आपको बेल के ऊपर जो लॉ ऑफ बेल है उसके ऊपर एक आर्टिकल भिजवाऊंगा। मैं आपको सिविल ट्रायल और क्रिमिनल ट्रायल के ऊपर एक आर्टिकल जो है वो भिजवाऊंगा। मैं आपको रेट पिटिशंस के ऊपर एक आर्टिकल जो है वो भिजवाऊंगा। और आपको अपील रिव्यू रिविजन के ऊपर जो है आर्टिकल भिजवाऊंगा। ये सारे के सारे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। किसी और एक सेशन के अंदर हम मिलेंगे जिसमें ये मेरे जो लेक्चर जनरली मैं आपको दे रहा हूँ, इनका ऊपर हम आप क्वेश्चंस इसी फोरम पे भिजवाइएगा। हम इनको कहेंगे, ये मेरे से वो सवाल मेरे सामने रखेंगे, मैं उनको, क्योंकि यहाँ पे आपका मेरा इंटरेक्टिव सेशन नहीं है, तो हम उन सवालों को भी इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। मगर दीज आर द थिंग्स जनरली लोगों को नहीं पता होता। किसी अच्छे वक्त में जब आपसे मौका मिला तो मैं आपको कोर्ट के विजिट्स इंशाल्लाह बैचेस के अंदर मुख्तलिफ तौर पे करवाऊंगा, क्योंकि जो बच्चे मेरे साथ गए हैं उनको इस बात का इल्म है कि जब आप कोर्ट में मैं लेकर जाता हूँ लोगों को, तो उस दिन कोर्ट रूम नहीं होते, वो क्लासरूम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जज साहबान बहुत ताउन करते हैं एक्चुअली चीज़ों को देखना। और मैं आपको लोअर कोर्ट से लेके इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट तक पर्सनली भी लेके जाऊंगा। और मैं सारे के सारे कोर्ट सिस्टम भी दिखाऊंगा आपको, एडवोकेट जनरल ऑफिस भी दिखाऊंगा आपको, जुडिशियल अकेडमी भी दिखाऊंगा आपको, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस भी दिखाऊंगा। तो आपको एक्चुअली अंदाजा होगा कि किस तरह से ये चीज़ों को अप्लाई करना है। और जो चीज़ लैकिंग है बिफोर आई पार्ट विद यू, वो बहुत ज़रूरी है कि आप लॉ पढ़ लें। लॉ जो है पढ़ने के बाद उसको अप्लाई करना लोगों को नहीं आता, वो है एडवोकेसी स्किल्स, वो आपको जरूर सीखनी चाहिए। और वो जब आप सीखोगे तो आप एक अच्छे लॉयर बनोगे। आपको पता होना चाहिए कि एक सूट ड्राफ्ट कैसे करना है, अपील कैसे ड्राफ्ट करनी है, कंप्लेंट कैसे फाइल करनी है। आपको ये इल्म होना चाहिए कि एविडेंस कैसे करवाते हैं। आपको ये इल्म होना चाहिए कि अपने क्लाइंट को इंटरव्यू कैसे करते हैं। आपको ये इल्म होना चाहिए कि रिसर्च कैसे करते हैं। आपको ये इल्म होना चाहिए कि कोर्ट के अंदर प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, आर्ट ऑफ परसुएशन क्या है। आपको ये इल्म होना चाहिए कि कोर्ट एथिक्स क्या है। जिन लोगों को ये चीज़ें आती हैं और वो एक टॉप क्लास वकील बनते हैं, ये वाला हमारे सिस्टम के अंदर को मिसिंग लिंक है। मैं अपने जिन जिन लॉ स्कूल में जाता हूँ, और पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल विच हैपन्स टू बी माय अल्मा मैटर आल्सो, मैं वहाँ पे आजकल जाके यही वाली स्किल्स इम्पार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक बड़ी आला एफर्ट है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ ये जो सोसाइटी आपने बनाई हुई है, लॉ एंड मूड सोसाइटी बनाई हुई है, ये इर्तजा साहब और इनके साथ ये
जितने इनके साथी हैं वो क्या ज़बरदस्त काम करने वाले हैं और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ये एफर्ट पुट इन करते हैं और मैं ये इन लोगों को देख रहा हूँ कि एज ए टीम ये लोगों को मोटिवेट करके इकट्ठे ला रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है ना जारी और सारी रहेगा। आपके साथ हमारा ये रिश्ता जो है ये बिल्कुल कायम है। जो लोग क्वालिफाई करके चले जाएंगे वो भी इस लिंकेज के ज़रिए से हमारे साथ ही होंगे और जो आइंदा आने वाले साल हैं ये कंटिन्यूड एफर्ट है। इंसान आते जाते रहते हैं, अदारे कायम रहते हैं, इंस्टीट्यूशन कायम रहते हैं। ये जो एक्टिविटी है हमने ख़त्म नहीं करनी और ये जो कोविड-19 है इसने हमें एक मौका फराहम किया कि अपने घरों में बैठ के ऑनलाइन जदीद टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम पढ़ रहे हैं। तो हमने इस बात से रुकना नहीं है कि हम फिजिकली एक दूसरे को अगर नहीं मिल रहे तो हम ये क्लासरूम यहाँ पर क्रिएट किए और हमने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है और ये वक्त हमने ज़ाया नहीं करना। और ये जो वक्त है यही एक शानदार वक्त है जिसके अंदर हम अपने चीज़ों को रीडिफाइन करते हैं और अपने आप को फाइन ट्यून करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके।